हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी प्यारे बच्चे फिट होंगे और पढ़ाई लिखाई एकदम मन लगा करके कर रहे होंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग 5.6 जो हमारा एक्सरसाइज है ना आर.डी. शर्मा का लेटेस्ट प्ले बुक का, इसे सॉल्व करने वाले हैं। ये देखो बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सरसाइज है। इसमें हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चंस पता है तुमको? 47 क्वेश्चंस हैं, इसीलिए सारे क्वेश्चंस करना तो पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में। सो इस वीडियो में मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो CBSE के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। तो इससे आपके जो PYQs है ना वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपको और ज़्यादा PYQs चाहिए और अच्छे से सैंपल पेपर सॉल्व करना है तो आप हमारा ई बुक भी परचेज कर सकते हो, जिसमें मैंने सीक्रेट नोट्स के थ्रू आपको सैंपल पेपर भी दिए हैं और 1 शॉर्ट नोट्स भी दिया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें परचेज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक में क्लिक करना है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस एक्सरसाइज का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2022 में आ चुका है, इसे सॉल्व करते हैं। बाकी NCERT के क्वेश्चन देखो मैंने पहले भी करा दिया है NCERT वाले बुक में, तो वो क्वेश्चन तुम लोग अगर देखना हो NCERT वाले तो आप NCERT के वीडियोस देख लेना, तुमको मिल जाएंगे वहाँ पर हमारे चैनल पे। तो चलो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन AP whose nth term is given by an equal to 5 माइनस में 2n, यानी कि nth टर्म जो है वो 5 माइनस में 2n दिया हुआ है और अपने को सम निकालना है फर्स्ट 20 टर्म का। कैसे निकालेंगे सम वाले फॉर्मूला से, चलो समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें an की वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब कि अगर अपने को कोई भी टर्म निकालना हो AP का, जैसे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो हम उसमें इस फॉर्मूला का यूज़ करके उसे निकाल सकते हैं। n का मतलब क्या होता है? an का मतलब वो टर्म जो हमें पता करना है। जैसे मुझे मान लो पहला वाला टर्म पता करना है AP का। आप लोग AP के बारे में जानते हो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये सब चीज़ें होती हैं, वो सब बेसिक चीज़ें हैं। अगर तुमने अभी तक नहीं सीखा तो प्रीवियस वीडियो देख लेना भैया, ताकि तुम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मान लो कि मुझे पहला टर्म निकालना है, तो n के बदले मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास 5 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 1 होगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो 5 में से 2 माइनस होगा तो हमारा 3 आ जाएगा, यानी कि जो पहला टर्म है वो 3 है। उसी तरीके से अगर मुझे मान लो सेकंड टर्म निकालना है, मान के लो हम लोग निकालेंगे ही, क्योंकि हमको तो सम निकालना है फर्स्ट 20 टर्म का। और सम निकालने के लिए जिस फॉर्मूला का यूज़ होता है वहाँ पर पहला टर्म, जिसे आप A बोल लो या फिर A1 बोल लो, उसका भी जरूरत पड़ता है। और कॉमन डिफरेंस जिसे हम D से डिनोट करते हैं, उसका भी जरूरत पड़ता है। तो अपने को यहाँ पर A1 और A2 अगर पता रहेगा, यानी पहला और दूसरा टर्म पता रहेगा, तो हम D भी निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो A2 के लिए हम लोग लिखेंगे 5 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। 5 में से 4 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। तो ये मेरा पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। अब मुझे अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो मुझे पता है कि सेकंड वाले में से मुझे फर्स्ट वाले को माइनस करना पड़ता है, यानी कि 1 में से मैं 3 को माइनस करूंगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला था कि आप सम निकालिए फर्स्ट 20 टर्म्स का, यानी कि मुझे S20 निकालना है। या फिर चलो एक बार मैं पहले तुमको फॉर्मूला बताता हूँ कि सम का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसको हम लिखते हैं SN। S का मतलब होता है सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म, जितने भी टर्म हमको चाहिए उसका सम। तो SN इक्वल टू होता है हमारे पास n बाई में 2, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखोगे 2a, लगाओगे प्लस की साइन और लिखोगे n माइनस 1d, और फिर यहाँ पर हमारा ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। तो ये फॉर्मूला है हमारा सम निकालने का। अब यहाँ पर हमको 20 टर्म्स का निकालना है, तो बस n के बदले में 20 पुट कर दो। यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a है। a मतलब कि जो पहला टर्म, ये जो हमारा पहला टर्म है ना, इसी को a बोला जाता है, तो वो हमारे पास 3 है। फिर प्लस में हमारे पास 20 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में d के बदले में हमने देखा -2 निकल करके आया था, तो वो उतारेंगे और ब्रैकेट यहाँ पर भी क्लोज कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो तुम्हारा 10 बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 6। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 19 बनेगा, और 19 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 हो जाएगा। 19 2 38, लेकिन ये माइनस और प्लस मिलकर के माइनस का 38 बना लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 6 माइनस में हमारे पास 38। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई हमारा माइनस का 32 के साथ, और ये जब सॉल्व होगा तो आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 320। तुम्हारे बुक में जो आंसर दिया बच्चे लोग ना, कई बार वो गलत भी दे देता है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तुम्हारे बुक में कुछ दूसरा आंसर दिया हुआ था, सो दैट आंसर इज रॉन्ग। ये आपका सही आंसर है। तो इस तरीके से तुमको सॉल्व करना था, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन है तो घबराना नहीं है। अगर AP नहीं भी दिया हुआ है तो तुम यहाँ पर इस तरीके से AP को बना सकते हो। अब आ जाओ सॉल्व करते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज में है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 वाला। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन 2016 में भी आया था और सिमिलर क्वेश्चन 2019 और 23 में भी आ चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0, यानी कि ये जो AP है तुम देखो 27, 24, 21 इस तरीके से, फिर आगे हमारे पास और कम होगा, फिर कम होगा, कम होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि 0 हो जाएगा, फिर एक समय ऐसा आएगा कि नेगेटिव वाले नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को प्लस करेंगे तो कहीं ना कहीं 0 आने के चांसेस होते हैं ना, जैसे +4 और -4 इक्वल टू 0 हो जाता है। तो उसी तरीके से इस AP में हम कितने टर्म्स ले लें ताकि उनका जब हम सम करें तो आंसर जो है वो 0 आ जाए। ये 2016 का क्वेश्चन
क्वेश्चन था। और उसी तरीके से हाउ मैनी टर्म्स इस एपी का मस्ट बीन टेकन सो द सम इज 180, यानी कि इसमें हमारे पास सम जो है 180 आना चाहिए और इसमें सम 0 बोल रहा है। एक्सप्लेन द डबल आंसर, तो यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि आपके पास 2 ठो आंसर आएगा बेटा और आपको दोनों को यहाँ पर एक्सप्लेन भी करना है कि 2 आंसर क्यों आया। तो चलो हम दोनों क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसको हम लोग यहाँ पर n से डिनोट कर लेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिनको जब हम लोग प्लस करें तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तुम लोग n के बदले x भी ले सकते हो, कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर n से रिप्रेजेंट किया है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये AP है, इस AP में जो पहला टर्म है वो तो 27 है। अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं यानी d की वैल्यू निकालूं तो 24 माइनस 27 इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा। अब अपने को करना क्या है कि यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है सम वाला। हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा Sn का फॉर्मूला होता है उसमें वैल्यू क्या होता है हमारे पास n बाई में 2, ब्रैकेट में हमारे पास 2a प्लस में n माइनस 1d। अब यहाँ पर अपने को पहले से यही Sn की वैल्यू पहले से दे दी गई है, जो सम है वो पहले से बता दिया है कि वो कितना है, तो वो 0 है। तो हम यहाँ पर इसके बदले में पहले तो 0 पुट करेंगे और इधर वाली चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमारा n का वैल्यू निकल जाएगा, बस यही करना है। तो यहाँ पर हमारा n डिवाइड बाई 2 रहेगा, इधर हमारे पास ये हो जाएगा 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 27 प्लस में हमारा n माइनस 1 है तो n माइनस 1 रहने दो और d की वैल्यू हमने देखी -3 था तो -3 उतार करके ब्रैकेट क्लोज कर दो। पहला जो काम करो वो ये करो कि इस 2 को भेज दो 0 के पास। जब 2 0 के पास आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ डिवाइड में था क्योंकि, और इधर जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो इसका खेल ही खत्म हो जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाई 2 एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो समझ में आ जाएगा टीचर को। यहाँ पर हमारा n बचेगा, ब्रैकेट के अंदर 27 का हमारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा। अब हम लोग इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 का प्लस वाले n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ही 3n हो जाएगा और फिर -3 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाला 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर तो 0 हो गया, इक्वल के उस साइड में n, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 57 और यहाँ पर हमारे पास माइनस का 3n, ठीक है। अब हम लोग देखो यहाँ पर 2 टर्म मिल गए, एक तो ये जैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो होता है ना, तो वही हमारे पास 2 फैक्टर्स मिल गए हैं। जैसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना n फिर ब्रैकेट में 57 माइनस में 3n इक्वल के उस साइड में 0, इस 0 को उधर ले जाओ, इन सभी को ऐसे भी लिख लो, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ से आगे डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो भी चलेगा। लेकिन कुछ बच्चों को डायरेक्ट लेफ्ट वाला में 0 जब रहता है ना तो समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने ऐसे लिख लिया। तो पहला चीज़ ये जो हमारा टर्म है यहाँ पर n के साथ कुछ नहीं है, यानी कि n का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर हमारे पास 57 माइनस में 3n इक्वल टू हम लोग 0 लिखेंगे और यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3n इक्वल के उस साइड में हमारे पास माइनस का 57, ये वाला 57 इधर आ जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर -3 से ये माइनस का 57 कैंसिल, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, तो n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 57 डिवाइड बाई 3 और 3 से जब हम इसको कट करेंगे तो 19 टाइम पे आएगा। तो नंबर ऑफ टर्म या तो 0 होंगे या फिर नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 19 होगा। तो भैया नंबर ऑफ टर्म कभी 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे ये AP है तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, नंबर ऑफ टर्म हमारा 1 से स्टार्ट होता है, नंबर ऑफ टर्म कभी भी 0 नहीं होते। तो ये वाला आंसर हमारा गलत है, हमारा सही आंसर है 19, यानी कि हमारे पास जो 19 टर्म्स मिलेंगे ना इस AP के, जब हम लोग टोटल 90 से 3 टर्म्स दिए हुए हैं उसी तरीके से जब हम लोग 19 टर्म्स लिख लेंगे तो उन सभी 19 टर्म्स का जो सम होगा वो कितना होगा, तो वो हमारा 0 निकल करके आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने SN के बदले में 0 लिखा था। तो ये इसका मेथड है। एक दूसरा क्वेश्चन है, वहां पर देखना n की 2 वैल्यू निकल करके आएगी, जैसे यहाँ पर एक 0 निकल करके आ गया था ना, लेकिन वहाँ पर एक और वैल्यू निकलेगा, चलो उसे भी समझा देता हूँ। सो थर्ड वाले में हमें जो AP दिया है वो है 45, 39, 33 और इसमें भी बोल रहा है कि जो सम है भैया वो 180 होना चाहिए, बताइए कितने टर्म्स में आएगा। और 2 निकलेंगे आंसर, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बता दिया गया, हमसे पूछा गया यानी कि बताइए डबल आंसर क्यों आ रहा है, इसका मतलब 2 आंसर तो आएंगे। तो चलो फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे जो पहला टर्म है वो 45 है, A की वैल्यू 45 है, D की वैल्यू 39 माइनस पे 45 इक्वल क्वेश्चन में हमारा माइनस का 6 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, सम निकालना है, तो हम फिर वही लिखेंगे SN इक्वल टू हम लोग जानते हैं n बाई में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में हमारा n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है, बस इसी फॉर्मूले में सॉल्व करना है। इस सम का जो हमको वैल्यू पहले से दिया हुआ है 180, यहाँ पर हमारा n बाई 2 रहेगा ही, इधर हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई में 45 प्लस में n माइनस 1 और d के बदले में भी माइनस का 6 हो जाएगा। इस 2 को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, पिछले बार तो 0 था तो वो तो 0 हो गया, लेकिन इस बार हम लोग जब ट्रांसफर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 18 2 36 होता है, यानी कि 360 आ जाएगा। इक्वल को साइड में n हो गया, ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा 90, इनका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6n होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हमारे पास 6 निकल करके आ जाएगा। अब अगर सॉल्व करते हैं हम लोग ब्रैकेट्स वगैरह हटा करके तो ये हो जाएगा हमारे पास 360, इसको तो कुछ नहीं करना फिलहाल, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 90n या फिर
ब्रैकेट हटाने से पहले काम करता हूँ, देखो 90 और 6 को मैं ऐड कर देता हूँ अपने दिमाग में, तो 96 हो जाएगा। तो 96 का हम लोग डायरेक्ट n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96n हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और फिर इस n का -6n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6n का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। या फिर एक और काम कर सकते हो कि तुम चाहो तो अगर इसे छोटा बनाना तो तुम यहीं पर इसे छोटा बना सकते हो, लेकिन एक काम करते हैं पहले इसको पूरा कंप्लीट इक्वेशन बना लेते हैं। तो अगर यहीं पे मैं छोटा करूंगा ना, कॉमन लेकर के सॉल्व करूंगा तो बच्चे लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, तो इसलिए फिलहाल मैं कॉमन वगैरह नहीं ले रहा। पहले हम लोग इसको सबको इसको लेफ्ट में ले आते हैं, तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा 6n स्क्वायर, ये प्लस वाला माइनस में 96n हो जाएगा, और ये तो हमारे इधर लेफ्ट में पहले से है तो प्लस में 360 इक्वल टू साइड में 0 हो गया। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, लेकिन ये बहुत बड़ा है। यहाँ पर हमारे पास n की स्क्वायर के साथ 6 है, तो ज़्यादातर जब कभी भी ऐसे बड़े इक्वेशन बनते हैं तो समझ जाना कि यहाँ पर इन सभी में से ये जो 6 है ये कॉमन मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब इजीली कैसे सॉल्व होता है, जब शुरू में n स्क्वायर या फिर x स्क्वायर इस तरीके से रहता है तब सॉल्व होता है। तो भैया यहाँ पर भी वही होने वाला है। तो सभी में से तुम क्या करोगे, 6 को कॉमन लोगे। कैसे कॉमन लोगे, देखो यहाँ से अगर मैं 6 को बाहर निकालूंगा तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, 6 के टेबल पे 6 1 जा 6 होता है, फिर 3 आगे जाएगा तो 6 6 जा 36 होगा, और फिर ये n उतर जाएगा, यानी कि 6 का टेबल 16 टाइम पढ़ते हैं तो 96 आता है। फिर यहाँ पर हमारा प्लस की साइन लगाओ, 6 का टेबल 6 टाइम पे हमारा 36 होगा और ये 0 उतर जाएगा, है ना। तब हमारा 6 6 जा 36 और ये 0 उतर के 360 बना लेगा, इक्वल टू साइड में 0 है। अब जब मैं इस 6 को 0 के पास भेजूंगा तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के 0 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इस 6 का खेल खत्म। हमारा जो इक्वेशन है वो हो गया n स्क्वायर माइनस में 16n प्लस में 60 इक्वल टू साइड में 0। अब इसको सॉल्व कर लो, बीच में हमारे पास 16 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको 10 और 6 में कन्वर्ट कर देते हैं। 10 6 हमारा 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा n स्क्वायर माइनस में 10n माइनस में 6n और प्लस में 60 इक्वल टू साइड में 0। दोनों में से n कॉमन मिल रहा है तो n माइनस में 10 हो जाएगा, दोनों में से -6 कॉमन मिल रहा है तो ये भी हमारा n माइनस में 10 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0 आ गया। मुझे पता है कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, इसलिए मैं फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को नहीं आता होगा तो कमेंट करके बता देना भाई। तो ये हो जाएगा हमारा n माइनस में 10 एक फैक्टर, और दूसरा हमारे पास n माइनस में 6 इक्वल टू साइड में 0 आ रहा है। अब यहाँ पर देखो n माइनस में 10 इक्वल टू 0, यानी कि n की वैल्यू हमारी प्लस वाली भी 10 हो जा रही है, और साथ ही साथ n माइनस 6 इक्वल टू अगर 0 लिखूंगा तो भी n का वैल्यू हमारा प्लस वाला 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि दोनों हमारे आंसर सही है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव आंसर है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जो कारण है वो क्या है, तो देखो जो हमारा n इक्वल टू 6 है, इसका मतलब ये हुआ कि इस AP में जो 3 टर्म्स हमको दिए हुए हैं, जब हम लोग इसको और आगे 3 टर्म्स का यूज़ करेंगे और उनका जब हम लोग सम करेंगे ना, तो हमारे पास जो सम निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हमारा 180 निकल करके आ जाएगा। ठीक, यानी कि जब आप इसके आगे बढ़ोगे 6 टर्म तक पहुंचोगे, 33 है ना, हर बार कितना कम हो रहा है, हर बार 6 कम होते जा रहा है, तो अगला जो होगा हमारा 27 हो जाएगा, फिर उसके बाद वाला हमारे पास 21 हो जाएगा, इस तरीके से फिर अगला 15 हो जाएगा। ऐसे करके जितने भी हमारे 15 वाले तक मिला करके जो सम निकल रहा है वो हमारा हो जाएगा 180। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि जब तुम 7वां टर्म इसका निकालोगे, 8वां टर्म निकालोगे, 9वां टर्म और 10वां टर्म तुम जब निकालोगे, 4 टर्म और निकाल लोगे 6 टर्म के बाद, तो तुमको पता है जो 7वां टर्म है वो तो प्लस वाला 9 होगा, है ना। 15 के बाद क्या आता है, 15 के बाद हमारा जब हम लोग 6 नंबर कम करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 9 के बाद हमारा 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद जब हम लोग और उसमें 6 कम करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, फिर और 6 कम करेंगे तो फिर माइनस का 9 हो जाएगा। और तुम देखो कि जब आप लोग इसको भी प्लस कर रहे हो, यहाँ पर तो हम लोग जो नंबर हमारे पास था 45 है ना, हमारे पास 39, फिर हमारा 33, फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था 27 आएगा, 6 कम करेंगे तो फिर 21 आएगा, फिर 15 आएगा। ठीक है, 15 के बाद ये सारे नंबर आ रहे हैं, तो ये 6 टर्म को जब हम लोग प्लस कर रहे हैं तो 180 तो यहाँ पर हो जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ जब हम लोग 7वां टर्म, 8वां टर्म, 9वां और 10वां टर्म ले रहे हैं, तो तुम देखो कि इन सभी को जब हम लोग प्लस करेंगे तो -3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, -9 प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इन सभी नंबर में जब हम लोग इन चारों को भी प्लस करेंगे तो ये तो पूरा का पूरा 0 बना ले रहा है, तो 180 प्लस 0 यानी कि 180 ही रह जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, जो d की वैल्यू है वो हमारा कितना है, -6 है, और इस -6 के वजह से हमारा जो नंबर है वो निगेटिव में चला जा रहा है, 8वां और 9वां वाला, 9वां और 10वां वाला। और इस कंडीशन में हमारे जो नंबर्स हो रहे हैं ना 7वां से लेकर के 10वां तक, इनका सम हमारा 0 हो जा रहा है। तो इसीलिए जब हम लोग शुरू के 6 टर्म को भी प्लस कर रहे हैं तो भी 180 आ रहा है, और शुरू के जब हम लोग 10 टर्म को प्लस कर रहे हैं तो भी हमारा 180 आ रहा है, क्योंकि ये भी हमारा 0 बना ले रहे हैं। तो 180 प्लस 0 इक्वल टू 180 ही होता है। तो ये इसका रीजन है। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में गलती से भी आ गया तो आप लोग बहुत ईजिली बना पाओगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आ चुके हैं उनको सॉल्व करने की तरफ। सो जो नेक्स्ट तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8 का 3rd, 4th और 5th वाले क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन देखो कंटिन्यू रिपीट हुए हैं,
और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है पहला वाला, ये मैंने पहले भी एनसीईआरटी की बुक में करा दिया है, तो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन जैसे मैंने शुरू में बताया था यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ मैं, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस बुक के हैं वो मैं करा रहा हूँ। तो देखो ये क्वेश्चंस एक ही पैटर्न में है, इनका सबका मेथड एक है। क्वेश्चन क्या है वो समझाता हूँ। पहला जो इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये वाला है कि आपको बताना है सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, अच्छा ये वाला है, विच आर डिविजिबल बाई 13, यानी कि 13 से डिवाइड होने वाले उन सभी 3 डिजिट के नंबर का सम कितना होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये देखना है कि 13 से डिवाइड होने वाला पहला 3 डिजिट का नंबर कौन सा है और लास्ट वाला 3 डिजिट का नंबर कौन सा है। अगर आपने ये पता कर लिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। चलो मैं कॉपी में समझाता हूँ कि ये कैसे पता करना है। तो देखो जैसा कि तुम्हें पता है कि 3 डिजिट के नंबर कौन से होते हैं, एकदम बेसिक सा सवाल है। तो जैसे सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर होता है हमारा 100 और जो सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर है वो है 999। अब हमको ये पता करना है सबसे पहले कि सबसे छोटा 3 डिजिट का कौन सा नंबर है जो हमारे 13 के टेबल में आता है। तो तुम सभी को पता है कि 13 के टेबल में हमारा 104 आता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो पहला हमारा नंबर है 3 डिजिट का वो 104 है जो 13 के टेबल में आता है। अगर 13 के टेबल में आता है इसका मतलब ये हुआ कि ये 13 से डिविजिबल है। वहाँ पर जो डिविजिबल वर्ड यूज़ किया है ना उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। डिविजिबल का मतलब मैंने तुमको चैप्टर नंबर 1 भी समझाया था कि वो उसके टेबल में आता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, जो हमारा पहला 3 डिजिट का नंबर है डिविजिबल बाई 13, और वो क्या है हमारे डिविजिबल है किससे, तो 13 से डिविजिबल है। तो वो कौन सा नंबर है, तो वो हमारा 104 है। इसके बाद जो अगला नंबर है वो हमारे पास 117 होगा। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं आपको बस वैसे ही बता रहा हूँ। अब हमको क्या करना है कि जो लास्ट वाला 3 डिजिट का नंबर है जो 13 से डिविजिबल है वो पता करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तुम अपने अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है तो तुम क्या करो कि सबसे पहले जो बड़ा वाला हमारा नंबर है 3 डिजिट का उसको तुम 13 से डिवाइड देके देखो कि क्या वो 13 से डिवाइड हो रहा है। तो तुमको मिलेगा कि नहीं ये हमारा 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है, हमारे पास वहाँ पर 2 रिमाइंडर बच जाएगा। मैंने इसको डिवाइड वगैरह पहले कर दिया इसलिए मैं जल्दी से तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा हमारा एक्सरसाइज है, मैं पूरा कैलकुलेट करके नहीं दिखाने वाला। तो तुमको मैं बेसिक समझा रहा हूँ कि जब तुम 13 से डिवाइड दोगे तुम्हारे पास 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो अब यहाँ पर इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारे पास इसमें 2 और प्लस कर दे तो वो फिर पूरा पूरा 13 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें 2 प्लस कर रहा हूँ ना तो फिर ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 डिजिट से बड़ा नंबर हो जाएगा। जैसे अगर मैं जो रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 2, अगर उसको मैं इसमें ऐड कर देता हूँ तो फिर ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा 1001 निकल करके आ जाएगा। तो 1001 तो हमारा 3 डिजिट का नहीं है, वो 4 डिजिट का है। तो अब तुम क्या करो कि 1001 में से तुम 13 को माइनस करो, क्योंकि हमको पता है कि इससे पहले जो नंबर आया होगा जो 13 के टेबल में आता है तो वो क्या होगा, इससे 13 कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर 7 का टेबल पढ़ूँ तो 7 7 जब 49 होता है, तो 49 से पहले कौन सा नंबर है जो 7 के टेबल में आता है, तो 42 हमारा 7 के टेबल में आता है। अब अगर मान लो मुझे 42 नहीं पता है तो मैं क्या करूँगा, 49 में से 7 को माइनस करूँगा तो मुझे 42 के बारे में पता चल जाएगा। सेम उसी तरीके से 1001 जो है वो 13 के टेबल में आ रहा है, तो अब इससे पहले कौन सा नंबर जो 13 के टेबल में आएगा उसके लिए हम इसमें से 13 माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 988 जो है ना ये हमारे 13 के टेबल में आता है। तो बस यहीं से तुम्हारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखो लास्ट का जो हमारा 3 डिजिट नंबर, ये पूरा पूरा सेम टू सेम उतार देना, जो 13 से डिविजिबल है वो हमारे पास 988 है। तो बस तुमको पता चल गया कि तुमको 104, देखो एक हमारे पास AP यहाँ से बन जाएगा, पहला हमारा नंबर है 104, इसके वजह से बताया 117 आता है हमारे 13 टेबल में, फिर 130 तो आबे करेगा। उसी तरीके से लास्ट में हमारे पास 988 आ रहा है। तो अब हमको इसी AP का सम बताना है, यानी कि 104 से लेकर के 88 तक जो हमारा नंबर है इनका सम बताना है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि इस AP में ये जो 988 है ये कौन से नंबर पर आ रहा है तो हम आराम से सम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको ये पता है कि ये तीसरे नंबर पर आ रहा है तो SN वाला फॉर्मूला लगा करके वहाँ पर 3 लिख करके हम लोग ये सम पता कर सकते हैं कि इन तीनों नंबर का सम कितना होगा। उसी तरीके से अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये कौन से नंबर पर आ रहा है तो फिर मैं यहाँ पर सम को ईजिली फाइंड कर सकता हूँ। तो अब ये नंबर कैसे पता चलेगा, तो हमारे AN वाले फॉर्मूला से पता चलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो AN होता है वो इक्वल होता है A प्लस में n-1d के, और ये हमें an की वैल्यू ही पता है, हमको यहाँ पर नंबर पता है, हमको ये नहीं पता कि ये किस नंबर पे आ रहा है, कौन सा टर्म है इसका, तो उसका मतलब हमको n की वैल्यू निकालनी है। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले एक्सरसाइजेस में कर रखा है, तो आई होप तुमको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पर हम 988 रखेंगे an के बदले में, इक्वल के साइड में हमारे पास 104 हो जाएगा, प्लस में n-1 को वही रहने दो क्योंकि यही तो अपने को फाइंड करना है, और d का मतलब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो 13 ही होगा क्योंकि हम लोग 13 का टेबल ही पढ़ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 13 कर दो सिंपली।
अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इधर आकर के, या तो इसको तुम यहीं पर भी सॉल्व कर सकते हो पूरा पूरा और फिर एक बार ट्रांसफर करके सॉल्व कर लो। मैं तुमको डायरेक्ट सॉल्व करके बता दूंगा, क्योंकि इतना ज़्यादा तुम लोग को एग्जाम में अगर सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो तुम लोग क्या करना कि डायरेक्ट पहले इसको कंप्लीट कर लेना और फिर चीज़ों को इकट्ठे करके ट्रांसफर करना। तो मैं तुमको लास्ट में फाइनल आंसर बता दे रहा हूँ कि तुम्हारा जो n है वो इक्वल टू हो जाएगा 897 डिवाइड बाई 13 के। अब ये मतलब कि सर ये कहाँ से आया, मैंने एक एक स्टेप्स यहाँ जो पहले सॉल्व कर रखी हैं उसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर तुम बाकी चाहते हो कि नहीं सर तुम एक एक स्टेप बताइए, तो प्यारा बच्चा तुम NCERT के भी वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया था और पहले वाले एक्सरसाइज में भी ये सब चीज़ों को मैंने डिटेल में सॉल्व करना सिखाया है। बस चीज़ों को तुमको ट्रांसफर करना रहता है। अब जब तुम इसको कट करोगे तो तुम्हारा n का जो वैल्यू है ना वो 69 निकल करके आ जाएगा, यानी कि जो हमारे पास 988 है वो एक्चुअल में 69th नंबर पे 69th वाला जो हमारा टर्म है वो है। तो हमको क्या करना है, इस AP के 69th टर्म का सम निकालना है, सिंपल। तो अब यहाँ पर तुम लोग फॉर्मूला लगाओ, SN इक्वल टू n बाई में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 और ये हो जाएगा d। तो यहाँ पर हमारे पास n का मतलब कि 69 डिवाइड बाई में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a मतलब कि 2 मल्टीप्लाई में हमारे पास 104 हो जाएगा, फिर प्लस में n का मतलब वही 69 माइनस में 1 और d का वैल्यू हमने जैसे बताया कि 13 होने वाला है। फिर से इन सभी को जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पर 69 बाई में 2, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 208 आ जाएगा और प्लस में हमारे पास इन दोनों देखो ये माइनस होगा तो 68 बना लेगा, 68 का 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास 884 निकल करके आ जाएगा। फिर इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 69 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट हटा दो, मल्टीप्लाई की साइन लगाओ, इन दोनों को ऐड करोगे तुम्हारा जाएगा 1092। बस अब इसको तुम कट कर दो, तो 2 के टेबल में कट करोगे तो तुम्हारा 546 टाइम पे कट हो जाएगा। 69 का 546 से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा आंसर जो है 37, 67 एंड 4 निकल करके आ जाएगा, यानी 37,674। यही सम होगा ऑल 3 डिजिट्स के नंबर का जो 13 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से तुमको इस क्वेश्चन को बनाना था और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन एक्चुअल में इस टाइप जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना उनमें सबसे बड़ा ये 13 वाला था, बाकी तो और छोटे छोटे हैं। एक 11 वाला है, फिर जो 2018 में आया था वो तो 4 वाला है। तो ये सारे क्वेश्चन तुम लोग आराम से बना सकते हो। जैसे देखो अब इन सभी में सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, 13 वाला जैसे मैंने बताया उसी तरीके से 11 वाला भी बनेगा, ये और ईजी बन जाएगा और जो 4 वाला है वो और ज़्यादा ईजी बन जाएगा। हमको केवल 2 डिजिट के नंबर पता करने हैं और जो 4 से डिविजिबल हों, तो 12 हो जाएगा हमारा पहला नंबर, 16 दूसरा नंबर हो जाएगा। उसी तरीके से 99 तो हमारे 4 के टेबल में नहीं आता है, तो 98 को तुम लोग चेक कर लेना, मेरे हिसाब से 98 नहीं 96 हमारे 4 के टेबल में आएगा लास्ट वाला नंबर। तो ये सारे क्वेश्चंस और आराम से बन जाएंगे, इसलिए मैंने जो सबसे मुश्किल वाला था ना वो वाला तुमको सॉल्व करना सिखाया है। और उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये वाला भी क्वेश्चन है, एक आठ इसको भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि फाइंड दी सम बोला है, तो ये बेसिक से क्वेश्चन 2006 में आया था, थोड़ा सा मुश्किल वाला। ये वाला जो क्वेश्चन ये 2013 में आया है, तो मैं इसी क्वेश्चन को करा देता हूँ। इस क्वेश्चन का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा और ये ईजी है, तो अगर ये बन जाएगा तो ये तो तुमसे तुरंत बन जाएगा। तो देखो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से सम निकालने के लिए दिया है, पहला दूसरा तीसरा टर्म दे दिया है और लास्ट वाला जो टर्म है वो भी हमको बता दिया है। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 8 में बताया ना वही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन वगैरह दिया था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है। बाकी जो तुम्हारे पिछले क्वेश्चन है 1 2 वो भी बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि जो हमारा पहला टर्म है वो 18 है, तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो 18 हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 एंड 1/2 में से माइनस कर देंगे 18 को, ठीक है, इस वाली 18 को यहाँ पर सेकंड में से फर्स्ट टर्म को। तो ये सॉल्व होने का तरीका क्या है, इसके ऐसे मल्टीप्लाई करो और ऊपर में जो है उसको ऐड कर दो, तो ये तो 30 हो जाएगा, 15 2 जा और 1 ऐड कर दोगे तो 31, तो 31 डिवाइड बाई 2 माइनस में 18 होगा। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो और माइनस की साइन है तो माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 31 माइनस में 18 2 जा 36 और डिवाइड बाई में जो 2 है उसको एज इट इज उतार दो। ये सॉल्व होकर के बन जाएगा तुम्हारा -5 और डिवाइड बाई में 2। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। हमें जो लास्ट टर्म है ये हमको पता है ना, तो हमको इन सभी का सम निकालना है। तो हम ये पता करेंगे कि ये वाला जो टर्म है ये किस नंबर पे आ रहा है, जैसे ये पहला नंबर, ये दूसरा है, तीसरा है, वैसे ये कौन से नंबर पे आ रहा है। तो इसके लिए जो मैंने पिछला कॉन्सेप्ट यूज़ किया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ करेंगे हम लोग। an इक्वल टू a प्लस में n-1d वाला जो फॉर्मूला ये लगाएंगे। an का वैल्यू हमको पता है माइनस का 49 एंड 1/2 इक्वल को साइड में a के बदले में लिखेंगे 18 प्लस में n-1 सिंपली उतार दो और d के बदले में हमने देखा कितना था तो -5 डिवाइड बाई में 2 था, इसको भी एज इट इज उतार देना है। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो इसके ऐसे मल्टीप्लाई करो तो 98 हो जाएगा, 98 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो 99 आता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 99 डिवाइड बाई में 2 और ये माइनस की जो साइन है उसको एज इट इज उतार लो। इक्वल की साइड में हमारे पास 18,
फिर हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास ये n का इससे भी मल्टीप्लाई होगा और n का इससे भी सॉरी -5/2 का -1 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा हमारा 5n डिवाइड बाई 2 और ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस में 5/2 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर हमारे एज इट इज उधर जाएगा। अब जब मुझे इसे सॉल्व करना है तो मुझे निकालना है क्या है, मुझे n की वैल्यू यहाँ पर से निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, n वाले पोर्शन को एक तरफ कर लूँगा, नंबर्स को सबको मैं एक तरफ कर लूँगा। तो ये जो -5/n है इसको लेफ्ट में ले आता हूँ, प्लस में 5/n डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इक्वल को साइड में 18 है हमारे पास, प्लस में 5/2 है ही हमारे पास और ये इधर आकर के प्लस वाला 99 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब इसको भी सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा 5n डिवाइड बाई 2 इक्वल को साइड में इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं, चाहे आप एलसीएम लेकर के भी सॉल्व करो या तो डायरेक्ट सॉल्व करो, जैसे सॉल्व करना चाहते हो कर लो। मैं तुम लोगों को डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ कि तुम लोग क्या करोगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे। यहाँ पर हमारे पास नीचे में 2 है, इसके नीचे में 1 है तो सभी का एलसीएम हमारे पास 2 हो जाएगा। अब जब हमारा 2 हो गया तो हम लोग जानते हैं कि नीचे में जो है उससे डिवाइड होता है और जो आंसर आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सॉरी डिवाइड होगा तो 2 ही आएगा। फिर 18 टू जो हमारा 36 हो जाएगा, फिर प्लस में ये 5 उतर जाएगा, प्लस में हमारा जो 99 है वो उतर जाएगा एज इट इज़। अब यहाँ पर हमारे पास 5n इक्वल डिवाइड बाई में 2 है, इधर भी डिवाइड में 2 है लेकिन एक काम करो पहले न्यूमरेटर से सबको ऐड कर दो और फिर डिनोमिनेटर वाले 2 से इसको ट्रांसफर करके कटपीट करना। तो ये हमारे कितना हो जाएगा यहाँ पर से, ये हो जाएगा 41 और हम लोग जब 41 को 1 यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये हमारा 140 आ जाएगा एक्चुअल में। तो 140 और डिवाइड बाई में हमारा 2 आ गया। तो ये हमारा 2 से तो 2 कैंसिल, क्योंकि हमको पता है ये डिनोमिनेटर में जब इसको भेजूंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कैंसिल करने हैं तो डायरेक्ट यहीं पर उड़ा दो। अब n का वैल्यू निकालने के लिए सीधे 140 डिवाइड बाई में 5 करो तो ये तुम्हारा 5 के टेबल में 5 2 जा 10 और यहाँ पर 4 बचेगा जो आगे जाकर 40 बना देगा तो 5 8 जा 40 आ जाएगा। यानी कि n की जो वैल्यू है वो तुम्हारी 28 बन करके आ गई। n का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग सम निकाल लेते हैं, यानी हमको पता चल गया कि टोटल वहाँ पर 28 टर्म्स है उस एपी में, तो हमको n के बदले यानी कि 28 पुट करना और आंसर आ जाएगा। तो बस Sn इक्वल टू n बाई में 2 ब्रैकेट में हमारा 2a प्लस में n-1d, बस फॉर्मूला लगाओ और चीज़ों को सॉल्व करो। n के बदले में कितना पुट करना है, 28 करना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 28 डिवाइड बाई में 2 ब्रैकेट के अंदर 2 का मल्टीप्लाई 18 से, फिर हमारा प्लस में n-1 यानी कि 28 माइनस में 1 होगा और d की वैल्यू हमने कितनी देखी थी, -5/2 देखी, तो -5/2 आ गया। अब यहाँ पर ये कट होकर के हमारा 14 बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर के हमारा 36 बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास कितना 27 के डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से। तो या फिर एक काम करते हैं, एक बार लिख लेता हूँ 27 का 5 से करने से अच्छा है कि इसको एक बार मैं लिख देता हूँ 27 और मल्टीप्लाई में -5/2। अब तुम क्या करोगे, 27 का -5 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाई 2 करके इसको डायरेक्ट तुम लोग कंप्लीटली सॉल्व कर लो, या तो कंप्लीटली सॉल्व कर लो, लेकिन कंप्लीट अगर सॉल्व करोगे तो कन्फ्यूजन तो नहीं होगा ना, नहीं होगा कन्फ्यूजन। चलो मैं एक एक स्टेप ही समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसे कैलकुलेट कर लिया है। देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो नंबर था मैंने फटाफट सभी को कैलकुलेट किया। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो 135 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा तो 135 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। फिर इसको तुम सॉल्व करने के लिए सिंपली इसके से मल्टीप्लाई करो और ऊपर माइनस कर दो तो तुम्हारे पास 63 हो जाएगा नेगेटिव वाला, क्योंकि बड़े नंबर में नेगेटिव की साइन आ जाएगी। तो 63 डिवाइड बाई 2 हो गया, इस 2 को 14 से कट करो तो 7 आ जाएगा, 7 के 63 से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा माइनस का 441 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर फिर वही आंसर ले दे रहा हूँ कि जो S28 है यानी कि जो हमारा सम है वो हो जाएगा माइनस का 441। तो इस तरीके से तुमको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मैंने जैसे बताया पहले भी कि यहाँ पर मैं डिटेल में वीडियो में एक एक चीज़ कैलकुलेट करना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। तुम क्लास 10th में हो, मेन है तुमको कॉन्सेप्ट समझना, जो कि मैं तुमको समझाते चल रहा हूँ। चलो भाई आगे के और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। अब हम लोग एक और एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का रहने के साथ साथ सीबीएसई ने 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा भी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज, ये 3 हमें टर्म दिए हुए हैं और इसमें n टर्म्स का सम निकालना है, यानी Sn की सिंपली वैल्यू निकालनी है। दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन बहुत ईजिली बनता है। चलो समझाता हूँ कैसे। तो देखो ये हमें सीरीज दिया हुआ है और हमें बोला जा रहा है कि n टर्म का सम निकालना है, यानी कि इस बार अपने को ये नहीं पता करना है कि कितने नंबर्स हैं, हमको सिंपली Sn में n के बदले में n लिखना है और कुछ नहीं करना है। हमको a का और d का वैल्यू जाना जरूरी है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो थोड़ा सा फिलहाल मुश्किल लग रहा है। ये a अगर मैं इसको लिखूँ इतना बड़ा सा और इसको अगर मैं इसमें से इसको माइनस करके अगर मैं d निकालूँ तो उसमें नानी याद आ जाएगी। तो भाई ये क्वेश्चन जब बना था ना तो इसलिए बना था ताकि बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर अपना दिमाग लगा करके इसको ईजी कर सके, ना कि इसमें काम मुश्किल कर दें। तो इसको ईजी कैसे करना है, ईजी ये करना है कि तुम अगर ध्यान से देखो तो तुमको एक पैटर्न दिखेगा। सबसे पहला पैटर्न क्या दिखेगा कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो सभी ब्रैकेट के अंदर 4 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सभी में से 4 को माइनस ले सकते हैं। कैसे माइनस लेंगे वो समझो। देखो यहाँ पर तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं 4 को इसमें से बाहर निकाल दूँ, फिर इसमें से +4 लिख दूँ और फिर इसमें से हम लोग +4 को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ भी ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये भी हमारा सीरीज ही चल रहा है। ध्यान रखना कि ये हमारा कंटिन्यूअस सीरीज है, तो इसको तुम ऐसे डॉट 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 जरूर लगाना।
ब्रैकेट को क्लोज करो। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1/n बचेगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2/n और यहाँ पर हमारे पास माइनस का 3/n। तो सबसे पहला तुम एक काम करो कि माइनस की साइन को बाहर निकाल लो और फिर ब्रैकेट में लिख दो हमारे पास 1/n, फिर हमारा प्लस में 2/n हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस की साइन को बाहर निकाल दिया और हम जानते हैं कि माइनस प्लस हमारा माइनस होता है। तो हमने यहाँ पर माइनस जब निकाला तो अब ये जो साइन है ये चेंज हो जाएंगे, प्लस का 2/n हो गया और ये हमारा प्लस का 3/n आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज करके फिर यहाँ पे डॉट इस तरीके से डॉट 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 लगा दो प्लस की साइन के साथ। तो हमारे पास हमने इसी सीरीज़ को क्या किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया अपने सहूलियत के लिए। हमको क्या करना है, अब इसका ही पूरा का पूरा सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले पार्ट का अलग सम निकाल देंगे, इस वाले पार्ट का अलग सम निकाल देंगे और बीच में माइनस की साइन है तो दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमें इसका पूरा का पूरा सम निकल करके आ जाएगा, सिंपल। तो मान लो कि ये जो मेरा पूरा का पूरा पार्ट है इसको हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करें, तो इसको हम लोग सम निकालने के लिए S1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये जो मेरा पूरा का पूरा पार्ट है इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन S2 से। तो हमको S1 में से S2 को ही सिंपली माइनस करना है। तो S1 S2 इसलिए मान रहे हैं ताकि जब लिखे तो आसानी हो। तो हम लोग लिखेंगे कि S1 जो है वो निकालने के लिए हम लोग ये जो 4 + 4 + 4 वाला सीरीज़ है ना, ये वाला सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं a की वैल्यू कितनी हुई है, तो a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू कितनी है, तो 4 - 4 = 0 हो जाएगी। सो Sn = कितना हो जाएगा, Sn यानी कि S1 ना, ये पहला वाला का सम, ठीक है। Sn के बदले में मैं S1 लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास n/2, क्योंकि हमको n के बदले में कुछ पुट करना ही नहीं है, वही हमारा फॉर्मूला ही है। ब्रैकेट में 2a करना है तो 2 × 4 कर देता हूँ, फिर प्लस में हमारा n-1 हो जाएगा और d के बदले में हम लोग 0 पुट कर देते हैं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर से n/2, ब्रैकेट के अंदर हमारा 4 × 2 = 8 होगा। ये 0 से जब n का मल्टीप्लाई होगा तो 0n हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। फिर 0 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 हो जाएगा, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई होकर के इनकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, खेल खत्म हो जाएगा। बस यही हमारा 8 बचेगा। फिर ये 2 से 4 टाइम पे कट हो जाएगा तो 4 का n से मल्टीप्लाई होकर के 4n आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारा पार्ट था, ये वाला पार्ट, इसका जो सम है ना n टर्म का, वो 4n है। अब जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है हमको उसका भी सम निकालना है, यानी जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट है उसका। तो अब उसको हम लोग प्लस करने के लिए, यानी सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको इजी कैसे बना सकते हैं वो देखो। हमारे पास जो सेकेंड वाला S2 है जिसको हमने क्या लिखा है, माइनस की साइन के साथ, ब्रैकेट में 1/n, प्लस में 2/n और प्लस में 3/n हमने ये लिखा है। लेकिन यहाँ पर भी अगर अपन इसको भी सॉल्व करने जाए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारा a का वैल्यू फिर d का वैल्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा। हम इसको भी और आसान बना सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 हमारा कॉमन निकलते जा रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इन सभी में से 1/n को कॉमन ले लेंगे। माइनस की साइन हमने पहले ही कॉमन ले लिया है, अब हम लोग बाहर में लिखेंगे माइनस का 1/n। तो यहाँ जब हमने 1/n को बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, 1 बचा। इसके बदले में हम लोग को 1 लिखना पड़ेगा ताकि इसका 1 से मल्टीप्लाई होकर के ये आ जाए। फिर प्लस की साइन के साथ यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर 2 बचा, क्योंकि माइनस का 1/n के साथ, यानी कि 1/n का जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/n आ जाएगा। और फिर प्लस की साइन के साथ यहाँ पे 3 लिख दो, क्योंकि इसका जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/n आएगा। और माइनस की साइन हमारा शुरू से था ना, ध्यान रखना, ये माइनस हमने बीच में नहीं लगाया, ये शुरू से माइनस दिया हुआ था, बस अपने काम को आसान करने के लिए बाहर निकाले हैं। अब हमारे पास ये हमारा a कहलाएगा और 2 में से 1 माइनस होकर के 1 जो है वो d कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर मैं a की वैल्यू देखूँ तो वो 1 है और d की वैल्यू देखूँ तो 2 - 1 यानी कि वो भी हमारा 1 है। तो ये इसका वैल्यू कहाँ गया सर जी, तो ये भी उतरेगा। यानी कि हमारा ये भले AP है और हम लोग इसको भले अभी सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन हम लोग उसमें -1/n का मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा कंप्लीट आंसर आएगा, क्योंकि ये -1/n इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, चिपका हुआ है। तो चलो पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसका -1/n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग S2 जब निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे वही n/2, फिर या फिर एक काम करो -1/n को ना यहीं पर मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पर इसलिए लिख देता हूँ ताकि जब हम लोग इसको सॉल्व करें ना तो हमारा काम ईजी हो जाए। ईजी का मतलब है कि हमारा देखो नीचे में n है और ये ऊपर में n है, तो n से n जो होगा हमारा कैंसिल होगा। लेकिन एक सेकंड प्यारे बच्चों, मैं एक छोटा सा गड़बड़ कर रहा हूँ। वो गड़बड़ में क्या कर रहा हूँ कि हमने यहाँ पर माइनस को तो अलग कर दिया था। माइनस को अलग करने का मतलब हम लोग को पता है कि हमको लास्ट में S1 में से S2 को माइनस करना है, यानी कि ये एक्चुअली मेरा सीरीज़ है। माइनस की साइन को तो हम लोग सॉल्व करने के बाद यूज़ करने वाले हैं ना, यानी कि इसका सम और इसका सम निकालने के बाद इस माइनस की साइन का यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमारा एक्चुअल में सीरीज़ था और मैंने यहाँ पर गलती से माइनस की साइन लगा दी, तो इसको फिलहाल अभी नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर हमारा कैलकुलेशन करने में आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो मैं 1/n ही लिखूंगा और जब मैं पूरा S2 का जब सम निकाल लूँगा, यानी कि इस पार्ट का जब सम निकालूंगा तो फिर इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, जो कि हमने पहले भी यहाँ पर साइन लगा दिया था। तो अब यहाँ पर हमारे पास जैसे मैंने बताया कि मैं क्या करने वाला हूँ, 1/n का, चूंकि मेरे को मल्टीप्लाई करना ही इसके सम से, तो 1/n लिखूंगा, फिर मल्टीप्लाई की साइन लगा करके फॉर्मूला लिखूंगा n/2, ब्रैकेट के अंदर 2a है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, फिर प्लस में n-1 है तो n-1 करके मल्टीप्लाई d से करना है, यानी कि 1 से करना है, d का वैल्यू भी क्योंकि हमारे पास 1 है। तो यहाँ n से n कैंसिल हो गया, ये हमारा 1/2 हो जाएगा, 1 का यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाला 2 उतर जाएगा। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 × 1 2 हो गया। यहाँ पर हमारा 1 का n से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों पॉजिटिव में है तो प्लस का n हो जाएगा, और ये दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ब्रैकेट को अगर मैं यहाँ पर से खोलता हूँ तो ये हमारा कितना बन जाएगा, यहाँ से ये देखो 1/2 हो गया, ये सॉल्व होगा और हमारे पास ये बन जाएगा हमारा 1 और प्लस में n। तो ऐसे भी तुम लोग रहने दे सकते हो, या तो चाहो तो इसको एक स्टेप और सॉल्व करके ब्रैकेट को हटा करके इसको ऊपर में लिख सकते हो, यानी कि 1 प्लस में n डिवाइड बाई 2 ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, बाकी 1/2 और 1 प्लस n लिखो तो भी चलेगा। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है, यानी कि फाइनली हमको जो सम निकालना था, सो सम के लिए हम क्या करने वाले थे, हमने शुरू में बताया आपको कि जो हमने S1 लिखा है उसमें से हम माइनस कर देंगे S2 को। तो S1 हमने निकाला था 4n, उसमें से माइनस करना है इसको, यानी कि 1 प्लस में n बाई में हमारा जो 2 है इसको। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि हमारा 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जो हमारा 8 हो जाएगा तो 8n आ गया। फिर ये जो माइनस का इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 हो गया, और माइनस का n से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस का n आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस n, और डिवाइड में जो 2 है वो पॉजिटिव उतर गया। तो 8n में से 1n माइनस हुआ तो 7n आ जाएगा, और ये माइनस का 1 उतर गया एज इट इज़, और नीचे में जो हमारे पास 2 है वो भी उतर जाएगा। तो इस तरीके से 7n - 1 डिवाइड बाई 2 जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि इस क्वेश्चन को तुमको क्या करना है, मेनली ईजी करके सॉल्व करना है। ईजी का मतलब कि ये बड़ा सा जो हमको दिया हुआ है सीरीज एकदम कंफ्यूजिंग ऐसे नहीं करना है। इसमें 4 कॉमन दिख रहा है तो 4 कॉमन लेंगे, और फिर जो हमारे पास बचा हुआ है इसको हम लोग और ज़्यादा ईजी कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर इसको और ज़्यादा ईजी कर लिया था। अगर तुम ऐसे नहीं करना चाहते हो, तुम डायरेक्ट भी इसको सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन जो हमारा एकदम फटाफट यहाँ पर आंसर है ना, वैसे तुम्हारा फटाफट फिर नहीं आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 11। चलो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे बनाया जाए। तो देखो जो 13th वाला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP 5n² + 3n, यानी कि जो फर्स्ट n टर्म का जो सम है वो अपने को दिया हुआ है इतना। तो इफ़ इट्स mth टर्म इज 168, तो बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी कि हमको n टर्म का सम दिया हुआ है और बोल रहा है कि किसी m टर्म का, m का मतलब देखो n और m बस अपने को एक नंबर को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। जैसे कि मान लो सम दिया रहता 10 टर्म का, कि 10 टर्म का जो सम है वो इतना है, और जो 12वां टर्म है यानी 12th वाला टर्म है वो इतना है, ऐसे दिया रहता तो समझ में आ जाता। तो बस उसी को यहाँ पर n और m करके दिया, तो ये कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ईजी लगेगा तुमको अभी देखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड ऑल्सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ AP, यानी कि अपने को 20th टर्म जो है 20वां जो टर्म है वो भी बताना है। 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा जो मैंने पहले क्वेश्चन में भी तुमको समझा रखा है, लेकिन मैं दोबारा समझाऊंगा। मुझे जहाँ तक याद है क्वेश्चन यानी ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने एनसीईआरटी में तुमको समझाया था, लेकिन एक बार फिर से समझ लो। कभी भी अगर सम वाली चीज़ें हमें दी हुई हैं, किसी भी AP वाला क्वेश्चन है, सम से रिलेटेड हमें जो फैक्ट है वो दिया हुआ है, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जरूर काम आता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे कि मान लो हमारे पास एक AP है 2, 4 और 6। अब इस AP में अगर मुझे पहला वाला नंबर का सम निकालना रहे, यानी कि हमें फर्स्ट टर्म का सम निकालना रहे, तो फर्स्ट टर्म का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म जिसे हम लोग A बोलते हैं वो हमारा 2 है, जिसको A1 या फिर A बोल सकते हो। और जो S1 भी होता है यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ये सम ऑफ S का मतलब क्या होता है कि हम लोग जितने भी टर्म उसका सम कर रहे हैं, तो अगर मुझे केवल पहले टर्म का सम चाहिए रहता है तो केवल वो 2 होगा ही ना, 2 के अलावा तो किसी में ऐड कुछ करना ही नहीं है। अगर मुझे S2 चाहिए रहेगा तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, इन दोनों का आपस में प्लस करूँगा, यानी कि 2 टर्म्स का सम करना है पहले और दूसरे का। तो 2 + 4 करूँगा तो मेरा 6 निकल करके आता है, जो कि हमारा S2 होता है। अब हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करते हैं कि अगर किसी भी AP में हमको सम से रिलेटेड चीज़ें दिया हुआ है, हमको AP नहीं पता है, हमको ये बोल दिया कि सम भैया जो पहला टर्म है वो 2 है और S2 जो है ना वो हमारे पास 6 है, तो तुम इनका यूज़ करके, इन सम का यूज़ करके तुम आसानी से यहाँ पर पहला वाला टर्म भी निकाल सकते हो और दूसरा टर्म भी निकाल सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो S1 होता है वही A1 होता है, दोनों सेम चीज़ें होती हैं। और जब हम लोग को S2 निकालना, A2 जब निकालना हो, यानी सेकेंड वाला टर्म निकालना हो, और वो टर्म क्यों निकालते हैं सेकेंड वाला, ताकि हमें कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू पता चल सके। D के लिए हम लोग क्या करते हैं, A2 में से A1 को माइनस करते हैं तो D निकलता है। तो इस D को निकालने के लिए हमको A2 चाहिए, और ये A2 कहाँ से निकलेगा, हमने देखा कि अगर मैं S2 में से, यानी जो सम वाला हमारा 6 है, उसमें से S1 को मैं माइनस करूँ तो 6 में से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा, मेरा 4 आ जाएगा, जो कि मेरा A2 है। तो A2 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से S2 में से S1 को माइनस करूँगा, तो 6 - 2 = 4 मेरा A2 का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर AP जो हमने लिखा था सेम उसी तरीके से आ जा रहा है, तो यहाँ पर भी वही काम करना है हमको, क्योंकि क्वेश्चन में कंप्लीट चीज़ें नहीं दी हुई, हमसे बस सिंपल बोला गया है कि जो सम है भैया n टर्म्स का वो है 5n² + 3n। तो सबसे पहले तो तुम पहला
जो टर्म है वो निकालो, A1 निकालो, और A1 के लिए हम जानते हैं कि A1 और S1 बराबर होता है, तो S1 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, यानी कि जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर 1 कर दो, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 3 1 जा 3, तो 5 + 3 इक्वल टू 8 आ जाएगा। हम लोग क्या जानते हैं कि A1 और S1 बराबर होता है और दोनों की जो वैल्यू होगी वो 8 होगी, ये पहला चीज़ हमको पता चल गया। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, S2 निकालेंगे, तो S2 के लिए बस जहाँ जहाँ पर 1 था वहाँ पर 2 पुट कर दो, तो 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस में 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा हो जाएगा 4 5 जा 20 और 3 2 जा 6, यानी कि 26 हो जाएगा S2 का वैल्यू। अब नाउ हमको पता है, वी नो दैट, ये चीज़ हम जानते हैं जो मैंने भी आपको सिखाया, तुम लोग एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे, वी नो दैट, हमको ये पता है कि अगर हमें A2 निकालना रहता है तो हम लोग S2 में से S1 को माइनस करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है ना, देखो साइड में जो मैंने कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं ना, ये तुम लोग भी चाहो तो अपने कॉपी में जहाँ पर तुम लोग पढ़ रहे हो वहाँ पर लिख सकते हो, इससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी तुम लोग ये चीज़ें सीख पाओगे, अदरवाइज तुम केवल रटे रहोगे ना तो कन्फ्यूजन क्रिएट रहेगा कि आखिर में ये होता कैसे है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से A2 का वैल्यू कितना, तो ये 26 है, माइनस में हमारे पास 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारे पास 18, तो A2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 18 निकल करके आ गई। हमको A2 से मतलब नहीं, हमको क्या चाहिए, अपने को कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू पहले चाहिए, तो हम लोग पहले D की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो D जो होगा वो हमारा 18 में से A1 यानी कि 8 माइनस करने पर आएगा, तो ये निकल करके आ जाएगा तुम्हारा 10, यानी कि जो D है वो हमारा 10 है, कॉमन डिफरेंस हमारा 10 निकल करके आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर हमारा mth टर्म, mth यानी कि कोई भी टर्म जो है अगर वो हमारा 168 है, ठीक है, तो बताइए जो m है वो कौन सा वैल्यू, यानी कि जो 168 है वो कौन से नंबर पर आ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा am इक्वल टू a प्लस में m माइनस 1d, यही हमारा फॉर्मूला होता है, बस n जब रहता है तो n लिखते हैं, और m फॉर मंकी यहाँ पर क्वेश्चन ने बोल दिया तो यहाँ पर हम लोग m लिख दे रहे हैं, और कुछ नहीं करना, सिंपल ऐसे ही करना है। हमको इस mth टर्म का ही वैल्यू दिया हुआ है 168, ओके है ना, ये हमारा सेकेंड पार्ट है ना, यहाँ पर अब हम लोग नाउ करके फिर लिख सकते हैं या फिर जो तुम लोग लिखना चाहो। तो 168 इक्वल टू a का वैल्यू हम लोग पता है 8 है, m का वैल्यू अपने को निकालना है, तो यहाँ पर इसको m माइनस 1 रहने दो, और d का वैल्यू अपने को 10 पता है तो यहाँ पर 10 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से कितना, ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 168 में से 8 माइनस होगा तो 160 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 10 के m से मल्टीप्लाई हुआ तो 10m हो गया, और 10 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 हो जाएगा, फिर ये -10 इधर आकर के प्लस वाला 10 हो जाएगा, तो 160 में प्लस 10 ऐड कर दो तो 170 आ गया। अब हमको m की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वल के उस साइड में 10m है, 10 को इधर ले आओ तो 170 डिवाइड बाई में 10 हो जाएगा इस बार, इक्वल के उस साइड में m, 0 से 0 कैंसिल, तो m की जो वैल्यू है वो हमारी 70 निकल करके आ गई। तो m का वैल्यू निकल गया। अब अपने को कौन सा बोला था, 20th टर्म बोल रहा था ना, यानी कि हम लोग को A20 का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1d वाला। तो यहाँ पर A20 के लिए a के बदले में 8 लिखो, प्लस में हमारे पास n माइनस 1 करना है, तो हमको 20 टर्म निकालना है, तो 20 माइनस में 1 होगा, और d का वैल्यू हमको पता है 10 ही है, तो ये जगह तुम्हारा 8 प्लस में यहाँ पर 19 मल्टीप्लाई 10, यानी कि ये तो 90 हो जाएगा, 190 हो जाएगा, तो 190 प्लस 8 हो जाएगा 198, यानी कि हमारा जो 20वां टर्म था, जो 20th टर्म हमसे पूछा गया था वो 198 था। तो ये कॉन्सेप्ट तुम लोग यूज़ करोगे बच्चा, और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तुमको बस A1 A2 और कॉमन डिफरेंस यानी कि D की वैल्यू निकालनी रहती है किसी भी AP वाले क्वेश्चन में। तो ये बन गया 13वां क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो कैसा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट आया हुआ एग्जाम में। तो देखो जो अगला क्वेश्चन आया था 2013 के बाद सिमिलर क्वेश्चन आया, बस इस टाइप से जो इक्वेशन था उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से कटपीट हो जाएगा ये भी। और इसको मैं आधा सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। 2015 क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि nth टर्म जो है उसका सम 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n है। तो बताइए nth टर्म कौन सा है, nth टर्म की वैल्यू बताइए, एंड राइट द इज 20th टर्म, यानी कि 20th टर्म का जो वैल्यू है वो भी बताना है। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं फटाफट। तो देखो Sn की वैल्यू दी हुई है, कॉन्सेप्ट वही यूज़ होगा जो पिछले वाले में हुआ था। हम लोग S1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट के अंदर हमारे पास, सॉरी 1/3 नहीं 1/2 था, गलती से मैंने 3 लिख दिया है। तो 1/2 ब्रैकेट में हमारा 3n का स्क्वायर है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 7 मल्टीप्लाई में 1। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 हो गया, इसको ब्रैकेट खोल देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 7 1 जा 7, और दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि बीच में प्लस की साइन है, तो 7 और 3 मिलकर हो जाएगा 10। अब इसको कट करो तो 2 5 जा 10 होता है, यानी कि S1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 निकल करके आ गई। अब हम लोग निकालेंगे S1, तुम लोग जानते हुए कि S1 और A1 सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने समझा दिया। अब हम लोग S2 निकालेंगे, तो ये भी हो जाएगा हमारा 1/2 ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर प्लस में 7 मल्टीप्लाई में 2। तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पर से 1/2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 7 2 जा हमारे पास हो जाएगा 14। तो 12 पर 14 मिलकर बन जाएगा 26। तो ये 26 आ गया जो कि 13 टाइम पे कट हो जाएगा। तो S2 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी निकल करके आ गई, 13 निकल करके आ गई।
S1 S2 निकल गया। अब हम लोग जानते हैं कि A2 निकालना रहता है तो S2 में से S1 को माइनस करना रहता है। अब तुमको ये समझ में आ रहा होगा, पहले तुम इसको बस रट रहे थे, तो इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ बार बार। तो 13 माइनस में 5 कर दो तो तुम्हारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो A2 की वैल्यू है वो हमारी कितनी हो गई, 8 हो गई। अब हम लोगों को पता है कि जब A2 का वैल्यू पता चल गया तो उसके बाद क्या निकालना रहता है, उसके बाद हम लोग को कॉमन डिफरेंस D निकालना रहता है। और D के लिए हम लोग को पता है A2 में से A1 को माइनस करना रहता है। और A1 क्या है, तो A1 वही है जो S1 है। तो यहाँ पर A2 हमने 8 निकाला, उसमें से A1 यानी कि 5 को माइनस करेंगे तो D की जो वैल्यू है वो 3 निकल करके आ गई। अब D की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग ने बोला था क्या, nth टर्म बताइए। सो nth टर्म, nth का मतलब an की वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो an इक्वल टू हम लोग जानते हैं a प्लस में n-1d, ये फॉर्मूला है। nth टर्म के लिए कुछ भी चेंज नहीं करना है, n के बदले में n रहने देना है, बस a की वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि हमने देखा कितना था, 5 था। प्लस में ये हो जाएगा n-1 और d का जो वैल्यू हमने देखा 3 है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस में 3n और माइनस में हमारे पास 3। तो 5 में से 3 माइनस हुआ तो हमारा 2 आ जाएगा और प्लस में 3n आ जाएगा। तो an की वैल्यू जो है यानी nth टर्म जो है वो हमारा ये निकल करके आ जाएगा 2 प्लस में 3n। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोला था, 20th टर्म बोला था ना। तो 20th टर्म के लिए हम लोग लिखेंगे a20 इक्वल के उस साइड में, बस यहाँ पर इसी को सॉल्व करो। अब तुम पूरा फॉर्मूला लगा के मत सॉल्व करो, ये निकाल लिए ना, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। 2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 20 कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60, 60 प्लस 2 62, यानी कि हमारा जो 20th टर्म है वो कितना है, वो 62 है। खत्म ये क्वेश्चन का खेल। तो इस तरीके से हमारा 14th वाला क्वेश्चन खत्म होगा। आई होप तुमको ये भी चीज़ समझ में आ गया होगा। चलो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे बनाते हैं। सो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15th वाला है, जो कि बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि अगर Sn जो है वो सम को डिनोट कर रहा है, जो कि करता है, हम लोग जानते हैं। हमको एक्चुअली प्रूव ये करना है कि जो S12 है ना वो इक्वल होगा 3 ब्रैकेट में S8 माइनस S4 के। अब ये कैसे सॉल्व होता है, इसको कैसे प्रूव किया जाता है, क्योंकि बच्चों को प्रूव वाले क्वेश्चन बहुत दिक्कत होता है, लेकिन अगर तुम इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो फिर तुम समझ जाओगे कि प्रूव वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन होता है। चलो मैं समझाता हूँ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखो हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला होता है सम का वो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है, हमको ये प्रूव करना है कि 3 का जब अगर अपन मल्टीप्लाई करें ना किससे, तो S8 माइनस S4 से, तो वो S12 के बराबर होगा। इस तरीके से लिखा है S12 इक्वल टू 3। ये चीज़ अपने को प्रूव करना है, यानी कि अपने को S4 का, S8 का और S12 का जरूरत पड़ने वाला है, तभी तो हम लोग प्रूव कर पाएंगे कि ये भैया इसके बराबर है। तो सबसे पहले लाइन से निकालना, सबका वैल्यू जो है वो निकालना शुरू करो। जैसे S4 सबसे छोटा है, मैं पहले S4 का निकाल देता हूँ। तो S4 का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 4 लिख देना है। तो 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a प्लस में यहाँ पर 4 माइनस 1 और ये 1 है, मल्टीप्लाई में d। अपने को कुछ नहीं करना, बस सिंपली n के बदले में 4 लिखना है। तो S4 की वैल्यू आ जाएगी, ये तुम्हारा 2 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 2a हो जाएगा और ये 3 बन जाएगा। 3 का d से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 3d आ जाएगा। अब अगर तुम ब्रैकेट खोलोगे तो S4 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर से 4a और 2 का 3 से मल्टीप्लाई होकर के 6d। तो ये तुम्हारा S4 का वैल्यू निकल करके आ गया, यानी S4 निकालना हो तो इस फॉर्मूला से निकल सकता है। इसको डब्बे में भी क्लोज कर दो और चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ऐसे लिख दो, लिख ही देना। एग्जाम में जब इक्वेशन लिख करके बनाते हैं ना तो टीचर ज़्यादा अच्छा समझते हैं बच्चों को। अब हम लोग बनाएंगे S8 का वैल्यू। तो S8 के लिए भी हम लोग वही काम करेंगे, 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में 8 माइनस 1 और d, इस तरीके से कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे ब्रैकेट में 2a और ये हो जाएगा हमारे पास 7, ठीक है ना, 7d आ जाएगा। तो बन जाएगा कितना हमारा S8 का वैल्यू, 4 दूनी 8 है और ये हो जाएगा 7 चौके 28, यानी कि 28 और d। इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं। डब्बा में क्लोज करना मुझे ज़्यादा पसंद है ताकि वो क्लियर दिखता है, तो अच्छा से दिखता है। बाकी आप इसे भी लिख सकते हो ना। तो अब अपन बनाएंगे तीसरा वाला जिसका अपने को जरूरत है, जो कि S12। तो S12 के लिए तुमको पता है क्या करना है, फटाक से 12 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में 12 माइनस 1 और d के बदले में तो d रहेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 ब्रैकेट में 2a और प्लस में 11d। तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ से कितना S12 का वैल्यू भैया, ये हो जाएगा 6 2 12a और 6 11 जा हमारा 66d। ये बन गया तुम्हारा S12 का वैल्यू। हमको जिस फॉर्म में ले करके आना था, हम लोग को क्या करना था, S8 में से S4 को माइनस करके दिखाना है ना, ये फॉर्म में लेकर के आना है। तो सिंपली यहाँ पर लिखो सब्ट्रैक्टिंग। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यानी कि S8 वाले में से S4 वाले को माइनस करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि इसी फॉर्म में अपने को चाहिए ही प्रूव करने के लिए। तो यहाँ से तुम्हारा S8 माइनस S4 हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो हमारा 8a प्लस में 28d है, ठीक है, उसमें से हमारे पास माइनस हो जाएगा ये वाला। अब माइनस होगा तो पता ही तुम लोग को, या तो ब्रैकेट में करके माइनस करो या तो साइन चेंज कर दो। तो मैं डायरेक्ट साइन चेंज कर देता हूँ, माइनस में 4a लिख देता हूँ और माइनस में 6d लिख देता हूँ, क्योंकि माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाता है। नॉर्मली तुम ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट खोलोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये 4a आ जाएगा
और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 22D आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना था, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके दिखाना था, है ना। यहाँ पे बोला ना कि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमारा S12 के बराबर आना चाहिए। तो सिंपली क्या करो, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में, क्योंकि लेफ्ट में हमारे पास यही है S8 माइनस S4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। तो इसको लिखना पड़ेगा कि हम लोग करने वाले हैं मल्टीप्लाई बाई 3 इन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ में होता है, कभी मल्टीप्लाई डिवाइड जो होता है दोनों साइड होता है। तो इधर जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा S8 माइनस S4, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गया। और यही चीज़ अपने को लेकर क्या आना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इक्वल के उस साइड में क्या होगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3 4 या 12A। और ये जब इसका 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 22 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 66 आएगा, तो प्लस में 66D आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, तो ये तुम्हारा देखो 12A प्लस 66D जो है S12 की वैल्यू। तो इसके बदले में तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर S12 लिख सकते हो। तो इसको तुम लोग लिखो 3 ब्रैकेट में S8 माइनस में S4 इक्वल के उस साइड में S12। और इसको यहाँ पर लिख भी देना कि कहाँ से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से आया ये चीज़। और यही अपने को प्रूव करना था, बस हमको जो प्रूव करना था उसमें इसको लेफ्ट में लिखा था और इसको राइट में लिखा था। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो और यहाँ पे लास्ट में प्रूफ जरूर लिख देना। तो इस तरीके से तुम्हारा 15th वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, कितना बच्चों वाला क्वेश्चन था, कितना ईजी लगा होगा तुम लोगों को। तो कॉन्सेप्ट समझ के प्रूव करो। तुमको मेन बस ध्यान यही देना है कि लाना क्या है, जो भी लेकर के आना है बस उसको तुम सॉल्व करते जाओ, तुम्हारा आंसर कन्फर्म आ ही जाएगा। चलो, और भी बहुत सारे भैया क्वेश्चन है, बतियाने में टाइम कम लगाएंगे और पढ़ने में ज़्यादा लगाएंगे। तो देखो जो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो है ये वाला, जहाँ पर 16th नंबर क्वेश्चन जो कि 2016 में आ चुका है। और जो 2014 का क्वेश्चन है ना, ये एकदम सेम टू सेम इसी तरीके से 15th वाला की तरह है। तो इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस नंबर को S30 S20 S10 कर दिया है जो यहाँ पर था, बाकी सेम वही है। तो इसको खुद से बनाओगे बबुआ लोग। देखो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, सेम क्वेश्चन 14 में आया फिर 15 में आया। तो बच्चे लोग बोलते हैं ना कई बार कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, तो ऐसा नहीं बेटा ना। 2023 वाले जितने भी क्वेश्चन है ना सबको एकदम रट डालो, कोई ना कोई क्वेश्चन फंस सकता है। तो यहाँ पर 2016 वाले जो क्वेश्चन हम लोग फिलहाल इसे बनाने हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि जो सम है फर्स्ट n टर्म्स का AP का वो है S1 S2 और S3। यानी कि हमें यहाँ पर S1 S2 और S3 का मतलब क्या है कि 3 AP के अलग अलग सम हमको दिए हुए हैं। S1 का मतलब ये नहीं कि किसी AP के फर्स्ट टर्म का सम जो है वो S1 है, वो वाला S1 यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। हमसे बोल रहा है कि जो किसी भी कोई भी AP है उसके फर्स्ट n टर्म का जो सम निकलेगा, यानी कि मान लो शुरू के 5 टर्म या 4 टर्म का जो सम है वो S1 से डिनोट किया जा रहा है। फिर दूसरा जो AP है उसके शुरू के 4 टर्म का जो सम है उसे S2 से डिनोट किया जा रहा है, यानी कि ये 3 अलग अलग AP के सम है, ऐसा बोला जा रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज 5, यानी कि जो तीनों AP हैं उनका जो पहला टर्म है, यानी जो A का वैल्यू है वो कितना है, वो 5 है। और जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 4 एंड 6 है, यानी पहले वाले AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, दूसरे वाले के लिए 4 और तीसरे वाले का जो कॉमन डिफरेंस यानी D की वैल्यू वो 6 है। तो प्रूफ करना है कि S1 प्लस S3 जो होगा वो 2S2 होगा। तो दिखने में ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम बस इस पार्ट को सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो कॉपी में सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखो जो चीज़ हमको प्रूव करना है ना वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि एक्चुअली में प्रूव क्या करना है। और इसको जब देखते रहोगे तो फिर दिक्कत भी नहीं होगा, समझ में आते जाएगा कि हमको निकालना क्या है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि हमको S1 का S3 का और S2 का जरूरत पड़ने वाला है। तो S1 को निकालने के लिए हम लोग, हाँ चलो एक बार फॉर्मूला लिख ही देता हूँ। Sn हम लोग जानते हैं ना कि सम निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n माइनस 1 और d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमको क्या करना है, S1 निकालना है। तो S1 का मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग n के बदले में हर जगह 1 पुट करेंगे। यहाँ पर तुम लोग सिंपली इसको S1 लिखो, यहाँ पर n के बदले में n ही रहने दो। ये नहीं कि आप लोग यहाँ पर, क्योंकि हम लोग को देखो फर्स्ट n टर्म का सम बोला गया था ना इस बार ये नहीं बोल रहे कि ये पहले टर्म का सम है, ये तीसरे टर्म का सम है, वो अलग चीज़ होता है। तो S1 निकालने के लिए n के बदले में सिंपली n लिखना है और कुछ नहीं करना है, n डिवाइड बाई 2 कर दो। लेकिन जो अंदर में ये D और ये A है ना, इसका वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि हमको पता है कि A का वैल्यू 5 है सभी में, तीनों जो AP थे सब में A का वैल्यू 5 है, प्लस में हमारे पास n माइनस 1 हो जाएगा और d का वैल्यू हमको पहला वाले के लिए बोला था 2 है, तो उसके बदले में 2 लिख दो। अब इसको ही बस सिंपली तुमको सॉल्व करना है और तुम्हारा आंसर जो है ना S1 का वो निकल करके आ जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, देखो ये हो जाएगा n बाई में 2 ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा 5 2 10, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस में 2n और माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई होकर के। ये दोनों सॉल्व होकर के 8 बना लेंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा n डिवाइड बाई में यहाँ पर से 2, फिर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 8 आ गया और फिर प्लस में हमारे पास 2n आ गया।
ओके अगर तुम चाहो तो इसमें से डायरेक्ट 2 कॉमन ले सकते हो और उसको बाहर निकाल दो। तो यहाँ पर तुम्हारे देखो मैं बेसिक सिखा रहा हूँ बच्चों की तरह। ये n/2 हो जाएगा, दोनों में से 2 बाहर निकाल दो, बचेगा हमारे पास क्या, अंदर में ये 4 बचेगा और यहाँ पर केवल n बचेगा। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने बाहर निकाला था। अब इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा S1 का जो वैल्यू वो कितना आ जाएगा, n का 4 से मल्टीप्लाई होकर के 4n आ जाएगा, और n का जब n से मल्टीप्लाई करोगे तो n का स्क्वायर आ जाएगा। ये तुम्हारा S1 निकल करके आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे हमने निकाला। सेम टू सेम इसी तरीके से जब तुम S2 की वैल्यू निकालोगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सिमिलरली करके लिख दे रहा हूँ, तुम लोग एग्जाम में मत लिखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और तुम लोग को एकदम सेम टू सेम यही प्रोसेस यूज करना है, दूसरा कुछ प्रोसेस यूज नहीं करना है। बस क्या करना है, डी के बदले में 4 लिखना है दूसरे वाले के लिए, और तीसरे वाले के लिए डी के बदले में 6 लिखना है। बाकी ए की वैल्यू तो हर जगह 5 होने वाला है, तो सेम टू सेम प्रोसेस लगेगा। S2 का जो वैल्यू है वो तुम्हारा मैंने पहले निकाल लिया है, वो निकल करके आएगा तुम्हारा 3n प्लस में 2n का स्क्वायर, और हमारा जो S3 है उसका वैल्यू निकल करके आएगा तुम्हारे पास 2n और प्लस में 3n का स्क्वायर। तुम निकाल करके चेक कर सकते हो, इसी तरीके से निकालना। चेक क्या करना, एग्जाम के लिए तुम लोग प्रैक्टिस करना तो निकाल ही लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। अब तुम लोगों को इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर इसको 3 नाम दे देना है। हमसे बोला क्या था, S1 प्लस S3 करने के लिए बोला था, यानी कि इसका और इसका सम करने के लिए बोला था। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐड इक्वेशन नंबर 1 प्लस 3, ठीक है, एंड 3 भी लिख सकते हो। तो इक्वेशन 1 में हमारा S1 है और यहाँ पर 3 वाले में S3 है। राइट साइड में 4n प्लस में n का स्क्वायर है ये वाला, और यहाँ पर हमारे पास है 2n प्लस में 3n का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा कितना निकल करके आ जाएगा, हमारे पास 4n और 2n हो जाएगा 6n, और ये मिलकर के हो जाएगा 4n का स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास S1 प्लस में S3 इक्वल के उस साइड में हमारे पास ये हो जा रहा है 6n प्लस में 4n का स्क्वायर। अब तुम क्या करो, हमको लाना क्या था, 2s2 के फॉर्म में लाना था। तो तुम यहाँ पर देखो कि ये s2 तो नहीं बन रहा है, लेकिन अगर इसमें से तुम दोनों में से 2 को कॉमन ले लोगे ना तो ये s2 जरूर बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, ये हो जाएगा s1 प्लस में s3, दोनों में से 2 बाहर निकाल दो तो यहाँ पर हमारे पास ये बच जाएगा 3n, है ना, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2n का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। तो 3n प्लस 2n का स्क्वायर किस में था, देखो 3n प्लस 2n का स्क्वायर हमारा s2 में था, यानी इसके बदले में मैं क्या कर सकता हूँ, s2 लिख सकता हूँ। तो ये तुम्हारा हो जाएगा s1 प्लस में s3 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में s2, या फिर डायरेक्ट इसको 2s2 भी लिख सकते हो। और यही अपने को प्रूव करना था। खेल खत्म क्वेश्चन का, कितना आसान था। और यहाँ पर लिख भी देना कि ये कहाँ से तुमने लिखा है, तो ये तुमने इक्वेशन नंबर 2 से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से 16th वाला हो गया। 17th वाला में तुमको समझाइए दिया कि वो कैसे बनेगा। तो यहाँ पर जो बेसिक्स क्वेश्चन थे हमारे ना, वो सारे कंप्लीट होते हैं बेटा, अभी बेसिक हुए हैं। तुम मत सोचना कि सर बहुत मुश्किल है, सब बहुत आसान क्वेश्चन है। मुश्किल वाले क्वेश्चन अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं, यानी वो भी बहुत मुश्किल नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो ही बहुत आसान लगेगा। लॉट्स वाले क्वेश्चन भी आसान ही रहते हैं, जैसे हमारा वो रहता है ना, मेन थोड़ा सा मुश्किल हॉट्स वाला क्वेश्चन होता है जो कि बहुत कम आता है। जैसे ये 2023 में आ गया था और बच्चों को ये दिमाग का दही कर दिया था हॉट्स वाला क्वेश्चन, तो इसको मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लो। तो फिलहाल हम लोग करते हैं इधर। अब ये सबसे पहले ये क्वेश्चन बनाते हैं 22 वाला। 22 का फर्स्ट पार्ट बनाते हैं, जो कि हमारा एनसीईआरटी में भी दिया है, 2000 इसमें भी आया है, 13 में, 16 में और एनसीईआरटी में। तो एक काम करो, देखो एनसीईआरटी में चूंकि दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन तो मैं एनसीईआरटी बुक में जरूर कराया हूँगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग एनसीईआरटी से देख लेना, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। मैं इस वाले क्वेश्चन को करा देता हूँ, सेकंड वाले को करा देता हूँ, जो कि इससे मुश्किल भी है थोड़ा सा, और 2019 वाले एग्जाम में आया था। तो इसमें क्या बोल रहा कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी इज़ 40, यानी कि शुरू के 4 टर्म का जो सम है वो 40 है, एंड दैट्स ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इज 280, यानी कि शुरू के 14th टर्म का जो सम है वो 280 है। तो फाइंड दिस सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो शुरू के n टर्म्स का जो सम है बस वो बताना है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, चलो समझाता हूँ कैसे बनेगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट 4 टर्म का सम है वो हमारे पास 20 था, है ना, 20 दिया था ना। कहाँ गया मेरा क्वेश्चन में 22 का, नहीं 40 दिया है, सॉरी बच्चों 40 दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लिखेंगे कि हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में S4 का वैल्यू, S4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हमें S4 निकालना रहता तो हम फॉर्मूला लगाते हैं SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d। मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि तुम लोग को भी रटा जाए, दिमाग में एकदम छप जाए। तो ये फॉर्मूला से ही हम लोग S4 का वैल्यू निकालते हैं। तो हमको ये वाला ही वैल्यू दिया हुआ है 40, यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बदले में लिखेंगे 40 इक्वल के साइड में n के बदले में 40, नहीं सॉरी S4 यहाँ पर n के बदले में 4 लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों को सम दिया हुआ है फर्स्ट 4 टर्म का। तो n के बदले में 4 डिवाइड बाई में हमारा 2 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ये 2a प्लस में 4 - 1 और d के बदले में d रहने दो, ठीक है। हमको यहीं से a और d का वैल्यू निकल करके आएगा। तो ये तो 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब इस 2 को जब मैं इधर लाऊंगा तो यहाँ ये न्यूमरेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो 40 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इक्वल के साइड में हमारे पास आ गया 2a और प्लस में ये 3d हो जाएगा। तो ये हमारा कट होकर के 20 बना लेगा। तो ये बन गया हमारा 20 इक्वल टू 2a प्लस में 3d। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब लिखो अगेन
अगेन मतलब दोबारा हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ था फर्स्ट कितने टर्म्स का रे बबुआ, फर्स्ट 14 टर्म का जो सम है वो 280 दिया हुआ था। यानी कि हम लोग लिखेंगे S14 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 280, यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 280 इक्वल को साइड में 14 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में 14 माइनस 1 और d। हमने सारे फॉर्मूला का यूज़ किया, बस इस बार n के बदले हमने 14 लिखा और Sn का जो वैल्यू था वो 280 था। यहाँ पर ये 7 टाइम पे कट हो जाएगा, 7 इधर आकर के 280 डिवाइड बाई 7 बना लेगा, इक्वल को साइड में यहाँ भी हमारा 2a हो जाएगा और ये माइनस होकर के हमारा 13 बन जाएगा, 13 का d से मल्टीप्लाई हुआ तो 13d हो जाएगा। 7 के टेबल में ये 4 टाइम पे कट हो जाएगा, 7 चौके 28 आ गया, तो ये बन गया हमारा 40 इक्वल टू 2a प्लस में 13d। दो ठो इक्वेशन मिल गया, बस दोनों को सॉल्व कर दो। देखो दोनों में 2a है, एलिमिनेशन मेथड से दोनों को कट कर देते हैं, a से a कट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, यानी कि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में से मैं माइनस कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 को। तो देखो ये हो जाएगा 40 इक्वल को साइड में 2a और प्लस में 13d, उसमें से माइनस हो जाएगा ये वाला इक्वेशन 1 जो कि है 20 इक्वल को साइड में 2a और प्लस में 3d। जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता है, इसका भी ये तुम्हारा 20 बन जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया है। ये तुम्हारा 10 बना लेगा, है ना, 13 में से 3 माइनस होगा तो 10d आ जाएगा। अब इस 10 को इधर भेज दो तो 10 यहाँ पर आकर के 20 में डिवाइड हो जाएगा, तो 20 डिवाइड बाई 10 इक्वल को साइड में d, कैंसिल करोगे तो 2 टाइम पे कट हो जाएगा, यानी d की जो वैल्यू वो 2 निकल करके आ गई, d का वैल्यू निकल गया। अब इसी d का वैल्यू से तुम a का वैल्यू निकाल लो, तो इक्वेशन 1 में या 2 में जिसमें तुम चाहो वहाँ पुट कर लो। तो इक्वेशन 1 छोटा है तो मैं वहाँ पे पुट करता हूँ d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 इक्वल टू 2a और प्लस में 3 मल्टीप्लाई 2, d जो था ना 3d था, वहाँ पर हमने क्या किया 3 मल्टीप्लाई 2 कर दिया, तो 3 2 जस्ट 6 हो जाएगा, ये प्लस वाला 6 इधर आकर के माइनस का 6 होगा, तो 20 माइनस में 6 इक्वल को साइड में 2a आ गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 14 इक्वल टू 2a, हम लोग पता है 2 को इधर भेजेंगे डिवाइड में आएगा, 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7 होता है, यानी कि हम लोग यहाँ से a इक्वल टू 7 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। तो a इक्वल टू मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया इस तरीके से, है ना, 2 को इधर भेज करके कट कर दिया, तो d का वैल्यू और a का वैल्यू निकल गया। अब अपने को क्या बोला था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म बोला था, यानी कि अपने को Sn की वैल्यू निकालने के लिए बोली थी। तो Sn इक्वल टू होता है n डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n माइनस 1d। अब इसी में तुम लोग को क्या करना है, ये Sn तो Sn ही रहेगा क्योंकि हम लोग को nth टर्म ही निकालना है, तो ये हो जाएगा n बाई में 2, ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई a है तो 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस में n के बदले में वही n रहने दो माइनस 1 और d के बदले में 2 उतार दो और इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा n बाई में 2, ब्रैकेट के अंदर हमारा 14 प्लस में हमारा 2n और ये हो जाएगा माइनस का 2, तो ये बन गया तुम्हारे यहाँ से कितना n बाई में 2, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा हमारे पास ये 12 और प्लस में हमारा 2n, यहाँ दोनों में से 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा n बाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 और ब्रैकेट के अंदर 6 प्लस में n आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, n का मल्टीप्लाई 6 से होगा तो 6n, n का n से मल्टीप्लाई होगा तो n का स्क्वायर, यानी कि जो सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म होगा वो हमारा 6n प्लस में n का स्क्वायर होगा। तुम इसको आगे भी चेक करके भी लिख सकते हो, n स्क्वायर प्लस 6n भी लिख सकते हो, जैसे लिखना चाहो। तो ये हो गया तुम्हारा 22 वाला क्वेश्चन। आई होप तुमको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन ऐसा है जो 2010 और 2014 दो बार रिपीट हुआ था, उस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो वो क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर वाला। इसमें बोल रहा है क्या कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 7 and 49, यानी ये पहला वाला टर्म है और ये लास्ट वाला टर्म है एक एपी का। अब हमसे बोल रहा है कि इफ़ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज़ 420, यानी कि जितने भी टर्म्स हैं उस एपी में अगर सभी का सम किया जाए तो हमारे 420 होंगे। हमको पता नहीं है ना कितने टर्म्स हैं, भले बता दिए कि ये लास्ट टर्म है लेकिन कौन से नंबर पे आ रहा है ये अपने को नहीं बताया है। तो बताइए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यानी कि डी की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ से डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, चलो मैं तुमको एकदम बेसिक तरीके से समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो अपने को पहला टर्म बताया गया है क्वेश्चन में जो कि ए का वैल्यू और वो है हमारा 7। लास्ट वाला टर्म जो है वो हमको बताया नहीं गया है कि वो कौन से नंबर पे आ रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमें ए एन की एक और जो नंबर है वो हमें दिया हुआ है 49। एक्चुअल में लास्ट टर्म बोला है, तुम इसको एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बाकी तुम इसे ए एन से भी रिप्रेजेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को पता थोड़ी कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो एल है जो लास्ट वाला टर्म है उसको हम लोग ए एन मान लेते हैं और वो हमारा 49 है। तो हमने ए एन क्यों माना, क्योंकि हमको यहाँ से ये पता करना है पहले कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है, एन की वैल्यू क्या है। अगर वो पता चल जाए ना तो कॉमन डिफरेंस आराम से निकल जाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि ए प्लस में एन माइनस 1 डी ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा 49 के, सिंपल। तो यहाँ से हमारा
ए का वैल्यू 7 है, प्लस में हो जाएगा n-1 और डी का वैल्यू हमको नहीं पता, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल को साइड में 49। अब क्या करो 7 को पहले तो ट्रांसफर कर दो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा n का d से देखो मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों का वैल्यू नहीं पता है, तो ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपली अभी n-1 मल्टीप्लाई d रहने दो। 7 उधर जाकर के माइनस में होगा क्योंकि प्लस में इधर यहाँ पर पॉजिटिव वाला है तो उधर नेगेटिव वाला हो जाएगा। 49 में से 7 माइनस होगा तो 42 आ जाएगा। ये तुम्हारा एक इक्वेशन बन गया, क्योंकि इससे आगे अब सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो अब इसको तुम लोग बस इक्वेशन 1 लेकर के छोड़ दो फिलहाल। अभी ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, हमको एक और चीज़ बोला है कि जो सम है इसके सभी टर्म का, यानी जितने भी टर्म्स हैं उन सभी का जो सम है वो 420 है, यानी कि जो Sn है जितने भी टर्म्स है नंबर ऑफ टर्म्स उन सभी का जो सम है वो हमारा 420 है, यानी जो लास्ट वाला टर्म हमारा 49 था वहाँ तक जितने भी टर्म्स होंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर n लिखा है, तो उन सभी का जो सम है वो हमारा 420 है। बस यही सब तुम लोग इसको फॉर्मूला लगा दो। Sn का वैल्यू क्या होता है, तो n/2 होता है, ब्रैकेट के अंदर हमारा 2a प्लस में n-1 और d हो जाएगा इक्वल को साइड में 420 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक सेकंड ना, इसको मैं और ज़्यादा इजी कैसे बना सकता हूँ। यहाँ पर हमारा a का वैल्यू हो जाएगा 7, हम लोग ने d का वैल्यू नहीं निकाला, लेकिन अच्छा इसका वैल्यू हमने निकाला। हाँ, ये देखो सबसे इजी तरीका ये हो सकता है कि इसको हम लोग n/2 रहने देते हैं, या फिर इस 2 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो n के बदले में यहाँ पर n लिखो, ब्रैकेट के अंदर देखो 2a है तो ये 2 मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा a का वैल्यू, और इस पार्ट का वैल्यू देखो n-1d का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला था, n-1d का वैल्यू 42, तो इस पूरे के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 42 लिख सकते हैं। तो ये सबसे ईजी मेथड होगा इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे 42 लिख दो, इक्वल टू साइड में 400 जो 20 है वो रहेगा ही, है ना, और ये जो 2 था इसको भी मल्टीप्लाई इधर कर दो ऐसे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड था तो जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n का अगर मुझे वैल्यू निकालना है अब, तो इसको सॉल्व करके उधर ट्रांसफर करेंगे, ये सभी यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएंगे, तो कितना होगा 7 2 हमारे पास 14, और 14 में अगर मैं 42 को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 14 और प्लस में हमारे पास 10 हो जाएगा। मैं थक गया हूँ यार, दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है। 56 होगा ना, 56 होना चाहिए, हाँ 56 ही होगा, तो 56 को उधर ले जाता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा तो हमारे पास 420 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड बाई में 56। 7 के टेबल से उड़ा देते हैं, 7 6 42, 7 8 56, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 4 के टेबल में हमारे पास 4 एकम 4, 2 आगे गया तो 4 5 15, है ना, सॉरी 4 5 15 बोल रहे हैं यार, 4 5 20, तो ये हमारे पास 15 निकल करके आ गया n का वैल्यू एक्चुअल में। तो n का वैल्यू अगर 15 निकल करके आ गया तो हमको निकालना n का वैल्यू नहीं था, लेकिन ये अगर निकल गया तो हम लोग d निकाल सकते हैं यहाँ पर n का वैल्यू पुट करके। तो यहाँ पर लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करने वाले हैं, तो वहाँ पर हमारा n-1 था तो 15-1 होगा मल्टीप्लाई में d इक्वल को साइड में 42, तो ये सॉल्व होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 यहाँ पर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो d इक्वल टू 42 डिवाइड बाई में 14 3 हमारा 42 होता है, यानी कि जो d की वैल्यू होगी वो हमारी 3 हो जाएगी। इस तरीके से तुमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग समझ के आ रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन जो सॉल्व करें तो रट थोड़ी रहे, हम लोग इसमें समझ ही रहे हैं बच्चा लोग कि जो भी चीज़ क्वेश्चन में बोला गया है ना उन सभी का हमको यूज़ कर देना है। जैसे हमको बोला था फर्स्ट सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज़ 420, यानी जितने भी टर्म्स हैं उनका सम 420 है, तो हमने इसका यूज़ कर दिया। हमको बोला गया था कि जो लास्ट टर्म है वो हमारा 49 है, तो हमने लास्ट टर्म का यूज़ कर दिया, तो वहाँ से एक इक्वेशन बना तो उसका जरूरत यहाँ पर पड़ा। तो जो भी चीज़ क्वेश्चन में दिया रहता है ना हिंट, उसी का यूज़ करके हम लोग जो पूछा गया है उसे आराम से निकाल सकते हैं। तो बच्चा लोग ये हो गया 24 क्वेश्चन। चलो और क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे हैं उनको बनाया जाए। तो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है 2015 वाला, द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म ऑफ एन एपी इज 162, यानी फर्स्ट 9 टर्म का S9 का जो वैल्यू है 162 है। द रेशियो ऑफ इज 6th टर्म एंड 13th टर्म, यानी कि 6वां टर्म और जो 13वां टर्म है उनके बीच का रेशियो 1/2 है। तो फाइंड द फर्स्ट, पहला टर्म बताइए, और 15th टर्म ऑफ द एपी। चलो फटाफट पता करें। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जो सम है फर्स्ट 9 टर्म का, यानी कि जो Sn की वैल्यू है वो कितनी है, वो 162 है, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं n/2, ठीक है, और n के बदले में 9 लिखेंगे, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n-1d, मैं एक बार फॉर्मूला लिख ही देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन होगा फालतू में, इक्वल टू 162। Sn है ना, यहाँ पर 9, यहाँ पर n के बदले में 9 पुट करो तो वो इक्वल टू 162 होगा, ऐसा हमसे क्वेश्चन में बोला गया था। तो इसी को मैं 9 बना देता हूँ, फालतू में क्या लिखना दोबारा, है ना, यहाँ पर भी 9 कर देते हैं और इसको भी 9 कर देते हैं, दोबारा से एक ही चीज़ को लिखने से अच्छा है। तो ये 9/2 और n-9-1d जो है वो इक्वल है 162 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 को भेज दो उधर, बाकी सबको सॉल्व करो, तो ये 9 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से 2a, और फिर प्लस में हमारे पास ये हो जाएगा 8 और d से मल्टीप्लाई होगा तो 8d आ जाएगा, और इक्वल के उस साइड में 162 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, ठीक है।
ये कट हो रहा है क्या 3 से, हाँ 3 से कट हो रहा है, तो मैं 9 को भी उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ये तुम्हारे पास, या फिर इसको और ज़्यादा छोटा भी कर सकते हैं, छोटा कर दूँ क्या यहाँ पर, हाँ चलो और छोटा कर देता हूँ, देखो कैसे छोटा होगा। ये दोनों में से 2 कॉमन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई में 2, ब्रैकेट के अंदर a प्लस में 4d बचेगा केवल, है ना, 2 हमने बाहर निकाल दिया, इक्वल को साइड में 162 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। अब इनको इधर ट्रांसफर करो और इसको यहीं पर रहने दो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा a प्लस में 4d इक्वल को साइड में 162 मल्टीप्लाई में 2 और डिवाइड बाई में हमारा 9 मल्टीप्लाई 2 होगा। 2 से पहले 2 को उड़ा दो, ये हमारा 9 से कट रहा है क्या, 9 कम 9 और हमारे पास बचेगा कितना 7, हाँ 9 से उड़ा देता हूँ डायरेक्ट, देखो 9 1 जा 9 होगा, 7 बचेगा, वो 7 आगे जाकर के 72 बना देगा, तो 9 8 जा 72, यानी कि a प्लस में 4d की जो वैल्यू है वो 18 निकल करके आ गई। इसको ऐसे डब्बा में क्लोज करके क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे करके छोड़ दो, क्योंकि इससे आगे तो ये सॉल्व हो नहीं रहा है, तो बस इतनी ही रहने दो। अब आते हैं क्वेश्चन के अगले पार्ट में, जहां पर हमसे बोल रहा था कि 6th टर्म का और 13th टर्म का जो रेशियो है वो है 1:2, यानी कि अगर मुझे 6th टर्म निकालना है तो a6 करने के लिए क्या करना पड़ता है, a प्लस में n-1d करना पड़ता है, n के बदले में 6 लिखेंगे, 6 में 1 माइनस करेंगे तो 5d आएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा a प्लस में 5d, जो 6th टर्म होता है वो a प्लस 5d होता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी समझाया था, ये एक चीज़ हो गया। और दूसरा अगर अपने को a13th निकालना है तो वो हो जाएगा हमारा a प्लस में 12d, ठीक है। अब हमको इनका ही रेशियो बोला है, यानी कि 6th टर्म का a6 का अगर रेशियो a13 से निकाला जाए तो वो 1:2 है, यानी कि 1/2 है। तो बस इनको यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा a प्लस में तुम्हारे पास 5d, है ना, और यहाँ नीचे में हमारे पास a प्लस में हो जाएगा हमारा 12d इक्वल को साइड में 1/2 आ जाएगा। यहाँ से कुछ हम लोग a या d का इक्वेशन बना के यहाँ पर वैल्यू पुट करके फिर क्या बोलते हैं एलिमिनेशन वगैरह करके इन दोनों में से वैल्यू निकाल लेंगे a और d का। तो कैसे निकलेगा, 2 इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 2 का ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो जाएगा, 2 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10d हो जाएगा, a प्लस 12 पे इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a 1 जा a और ये हो जाएगा तुम्हारा 12d, है ना। अब अपने काम करते हैं, a को इधर ले आते हैं, d को उधर ले जाता हूँ, तो ये a इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, 2a माइनस में a इक्वल को साइड में 12d और माइनस में हमारा 10d आ गया, तो ये बन गया a इक्वल टू, यहाँ पर हमारा माइनस होगा तो 2d आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। तो a जो है वो 2d के बराबर है। अब क्या काम करो कि तुम इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर a है ना वहाँ पे 2d पुट कर दो डायरेक्टली, इससे क्या होगा तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा और आंसर में एक ही बार में आ जाएगा, एलिमिनेशन का यूज करने की जरूरत है ही नहीं है अपने को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, हम लोग 1 और 2 दोनों का यूज़ कर रहे हैं। तो 1 में जो a था उसके बदले में हम लोग 2d लिख रहे हैं और फिर प्लस में हमारा 4d तो है ही वहाँ पर और इक्वल को साइड में 18 है। बुझा गया ना, हमने क्या किया, इस इक्वेशन नंबर 1 में जो a था उसके बदले में बस 2d कर दिया, वो कहाँ से किया, इक्वेशन नंबर 2 से किया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6d इक्वल टू हो जाएगा 18। अब इस d का वैल्यू निकालने के लिए 6 को ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा और डिवाइड में जाएगा तो 3 बन जाएगा, 18 डिवाइड बाई 3 यानी 6 जो है वो 3 आ जाता है, तो d का वैल्यू 3 आ गया। अब इस 3 को यहाँ पर पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये हम लोग का जो a का वैल्यू है वो हो जाएगा 2 × 3, है ना, क्योंकि 2d था तो 2 × 3 हो जाएगा, तो a का जो वैल्यू है वो 6 आ जाएगा। तो ये a और d का दोनों का वैल्यू निकल करके आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, ये तो बोला था ना कि 25 फाइंड द फर्स्ट टर्म हमारा निकल गया और 15th टर्म निकालना था। चलो यार ये सब तुम लोग खुद से निकालो। a 15 निकालना है तो वो क्या होता है हमारे पास a प्लस में 14d होता है ना, n-1d करोगे तो हमारा निकल जाएगा। बस a का वैल्यू यहाँ पर पुट करो 6 और यहाँ पर d का वैल्यू पुट करो 3, तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा। चलो ये छोटा सा काम है, इसको तुम लोग खुद से करते रहना, इसको नहीं बता रहा हूँ, मेन यही कॉन्सेप्ट था इसका, यानी कि तुमको इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। तो ये 25 वाला हुआ। चलो इसी टाइप से आगे क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला 26 वाला, जिसमें हमसे बोल रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP 63 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 7th टर्म इज 161। तो फाइंड द 28th टर्म ऑफ द AP। अब 28th टर्म निकालना यानी कि A और D का जरूरत पड़ेगा, तो वो हमारा निकलेगा यहाँ से। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो यहाँ पर ये चीज़ लिख रहा है कि शुरू के 7 टर्म का जो सम है वो 63 है और उसके बाद के जो 7 टर्म है उसका जो सम है 161 है। तो अब इस वाला जो टर्म ये जो लिखा है ना, इसका यूज़ कैसे करना है, चलो कॉपी में समझाऊँ। तो देखो मैंने यहाँ पर एक लाइन से नंबर लिखा है, टोटल मैंने 14 नंबर्स लिखा है। ये कॉन्सेप्ट मैं एक्चुअली में समझा रहा हूँ तुमको, इससे तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो शुरू के 7 टर्म्स हैं, तो ये जो शुरू के 7 टर्म्स हैं इनका सम हमसे बोला जा रहा है 63 है। फिलहाल के लिए मान लो कि इन सभी को प्लस करें तो 63 आएगा, वैसे तो आएगा नहीं, तुम लोग प्लस करके देखोगे तो, लेकिन बस मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि शुरू के जो 7 टर्म है उनका प्लस जो है उनका जो सम है वो 63 है। और फिर इसके बाद के जो 7 टर्म्स हैं यानी 8 वाले से लेकर के 14 तक, देखो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 टर्म्स हो रहे हैं। तो इसके बाद के जो 7 टर्म्स, ये वाले जो 7 टर्म्स हैं इनका सम हमारे पास कितना है, तो 161 है।
तो भाई इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि शुरू के 7 टर्म का जो सम है, जो S7 है, वो अपने को दिया हुआ है 63, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन बाद वाले टर्म यानी वो तो S8 से और S14 तक जा रहा है, S8 है ना, यानी कि हमारे इधर से निकल कर के आ रहा है, शुरू से तो निकल कर के आ नहीं रहा है। तो इसको कैसे लिखा जाए? तो इसको ऐसे लिखा जाता है, देखो बेटा, कि शुरू के 7 टर्म का तो सम ये हो गया और बाद के 7 टर्म का सम हो गया ये। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो टोटल मेरे कितने टर्म है यहाँ पर? टोटल 14 टर्म है। यानी कि मुझे अगर S14 अगर मुझे निकालना हो, शुरू के टोटल 14 टर्म का अगर मुझे सम निकालना हो, तो उसके लिए मैं शुरू के जो 7 टर्म है, जो S7 है, उसमें मैं प्लस कर दूंगा जो सम ऑफ 7 टर्म्स जो कि बाद वाले हैं, नेक्स्ट वाले, ठीक है, जो बाद वाले जो हमारे 7 टर्म्स हैं, यानी ये वाले जो 7 टर्म्स हैं, उसमें अगर मैं ये 7 टर्म्स को सम को प्लस कर दूं तो टोटल सम निकल जाएगा 14 टर्म्स का। यही कॉन्सेप्ट है इसका और कुछ नहीं है। यानी कि जो S14 है ये अगर मुझे निकालना हो तो मैं 63 में प्लस कर दूंगा 161 को, तो S14 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कितना? यहाँ पर 1 और 3 हमारा हो जाएगा 4, 6 और 6 12 का 2 कैरी हो गया 1, तो ये हो जाएगा 224। तो यही मेन था। अगर तुमने ये समझ लिया इस कॉन्सेप्ट से तो तुमने पूरा क्वेश्चन बना लिया। अब इसके आगे जो चीज़ें मैं करने वाला हूँ वो तुम लोग पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हो। क्या करने वाला हूँ मैं? लिखूंगा भैया S7, जो हम लोग जानते हैं कि हम लोग को क्या होता है 7 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n-1 है ना, n के बदले में वही 7 लिखेंगे, 7-1d। S7 का वैल्यू हमारे पास 63 है, 63 कर दो, 2 को इधर ला करके मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल को साइड में 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2a प्लस में हमारे पास 6 का d से मल्टीप्लाई होगा तो 6d आ जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हो तो 2 कॉमन लेकर के उसको भी बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 63 मल्टीप्लाई में 2, ये 7 जो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, और इनमें से भी जो मैं 2 कॉमन लूंगा वो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में बाहर निकलेगा, तो वो भी इधर आकर के डिवाइड में 2 हो जाएगा। इक्वल को साइड में यहाँ पर a बचेगा क्योंकि हमने 2 बाहर निकाल दिया है, और यहाँ पर ये 3d बचेगा क्योंकि इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया। इन दोनों में से मैंने 2 जो कॉमन लिया था वो यहाँ पर है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, 7 के टेबल में 9 टाइम में 63 आ जाता है, तो ये तुम्हारा a प्लस में 3d इक्वल टू 9, ये पहला इक्वेशन हो गया। और इसी तरीके से तुमको क्या करना है कि ये जो हमारा S14 वाला था इससे तुम्हारा दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, यानी कि S14 इक्वल टू वही करोगे 14 डिवाइड बाई में 2, फिर ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में 14 माइनस 1d, एकदम सेम टू सेम जो काम पहले करें ना बस उसको 2 तो टाइप से एकदम फटाफट करते जाओ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 224, ठीक है, इसको इधर ले आओ तो ये 2 ऊपर में मल्टीप्लाई आ जाएगा, 14 को भी इधर एक ही बार में ले आता हूँ, डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल को साइड में हमारे पास हो जाएगा ये 2a, और प्लस में हमारे पास ये इस बार 13 बन जा रहा है ना, 14 में से 1 माइनस होगा तो 13d, यानी कि इस बार ये कॉमन नहीं मिल रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन नहीं भी मिलता है। तो अब हम लोग जब इसको कट करेंगे यहाँ पर, तो इसको कट पिट करने के बाद 2 का टेबल से उड़ा देता हूँ पहले 7 टाइम पे, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 7 एकम 7, नहीं सॉरी 7 थे 21, और फिर एक और बचेगा तो 7 दूनी 14, तो फिर हमारे पास ये पूरा कट हो गया, केवल 32 बचा, यानी कि 2a प्लस में 13d जो था इसका वैल्यू जो है वो इक्वल है 32 के, ये क्वेश्चन में 2 बन गया। अब यहाँ पर तुम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, तो मैंने एक छोटा सा गड़बड़ कर दिया, मैंने इसको फालतू में छोटा कर दिया। जब मेरे पास यहाँ पे 2a आ रहा था ना तो इसको भी मुझे 2a ही रखना था, मैं इसको जो फटाफट फालतू में कट कर दिया हो ना, कट करने से कोई मतलब नहीं है, तो कोई बात नहीं, अगर कट भी कर भी दिए हो तो उसको तुम लोग दोबारा से अपनी गलती को सुधार सकते हो। कैसे सुधारोगे? दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करके सुधारोगे, यानी कि यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस पार्ट में, तो ये तुम्हारा जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर बगल में मैं लिख दे रहा हूँ कि मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं हम लोग, तो ये प्लस में हमारा 60 हो जाएगा, और इक्वल को साइड में हमारे पास 18 हो जाएगा। और जब तुम लोग अगर 2 कॉमन नहीं लेते ना तो भी तुम्हारा यही निकल करके आता, तो मैंने 2 कॉमन लिया था, मैं सोचा था कि a से a कट हो जाएगा लास्ट में, लेकिन चलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कॉमन नहीं मिल रहा, इसीलिए हम लोग इसको 2a के फॉर्म में ही रखेंगे। तब हमारा ये भी 2a हो गया, ये भी 2a हो गया। अब दोनों का एलिमिनेशन मेथड से उड़ा दो तो तुम्हारा जो d का वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगा। तो मैंने कैलकुलेशन पहले ही कर ली है, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि तुम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और एलिमिनेशन मेथड का यूज़ जब करोगे, जब इसको तुम लोग कटपीट करोगे तो तुम्हारा d का जो वैल्यू है वो 2 निकल करके आ जाएगा, और a का वैल्यू, उसी d का वैल्यू को तुम इन दोनों में से किसी में पुट करना तो a का जो वैल्यू है तुम्हारा 3 निकल करके आ जाएगा। बस d और a का वैल्यू निकल करके आ गया। अब तुमसे क्वेश्चन में क्या बोला था भैया कि 28th टर्म बता दो, यानी कि a 28 निकालना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस में 27d है ना, n-1d करो तो 27d, तो a का वैल्यू 3 प्लस में 27 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 54 और 3 हो जाएगा 57। तो इस तरीके से तुम्हारा a 28 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एलिमिनेशन मेथड इसीलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि बच्चों वाला मेथड है, क्लास 9 से तुमको सिखाते हुए आ रहा हूँ, और इस चैप्टर में भी मैंने, यानी इस एक्सरसाइज में मैंने तुमको ये वाला एलिमिनेशन मेथड अभी भी दिखाया ना, पिछले कौन से क्वेश्चन में दिखाया था, शायद 16-17 वाले किसी क्वेश्चन में मैंने तुमको ये दिखाया था एलिमिनेशन मेथड। तो बस वही एलिमिनेशन मेथड में क्या करना रहता है, सब्ट्रैक्ट करना रहता है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना रहता है, तो आंसर आ जाता है, ठीक है। फिर 1 में से 2 भी माइनस करोगे तो भी आ जाएगा। तो ये हो गया 26। चलो भाई, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं, उनको बनाते हैं अब। सो नेक्स्ट वाला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब वो है 31 वाला, जो कि 2019 में आया था। क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज n स्क्वायर, यानी कि जो सम है शुरू के n टर्म का
एस का जो वैल्यू यानी कह सकते हो एस एन का जो वैल्यू है वो एन का स्क्वायर है। तो फाइंड इट्स 10th टर्म। तो बताइए 10th टर्म कितना होगा। पढ़ने से कितना छोटू सा लग रहा है, बनेगा भी छोटू सा, बस कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। चलो समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। तो देखो सबसे पहले तो ये समझो कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो सम है शुरू के n टर्म्स का वो n का स्क्वायर है, यानी कि एस एन की जो वैल्यू वो n का स्क्वायर है। तो तुम क्या करो, सबसे पहले तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में लास्ट में कि आपको ये बताना है कि 10th टर्म कौन सा होगा। तो कोई भी टर्म निकालने के लिए a का और d का जरूरत है हमने को। तो यहाँ से a और d कैसे निकलेगा वो समझ लो। हम लोग निकालेंगे s1। हम लोग जानते हैं s1 ही हमारा a1 होता है, यानी a का वैल्यू होता है। और वो कैसे निकलेगा, तो बस सिंपली यहाँ पर हम लोग को 1 पुट करना पड़ेगा n के बदले में। तो हमने वहाँ पर 1 लिखा, तो यहाँ भी हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि s1 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। और फिर हमको पता है कि हमको s2 का भी जरूरत पड़ता है। तो s2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 के बदले में 2 का स्क्वायर कर देंगे। देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में पिछले एक क्वेश्चन में समझाया था, जहाँ पर इसी टाइप से कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ था ना, कि हम लोग s1 और s2 का यूज़ करके d की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर से 4। ठीक है, तो s1 और s2 मिल गया। अब हम लोग यहाँ से सबसे पहले a2 निकालेंगे। हम लोग क्या जानते हैं कि a2 जो होता है वो होता है s2 माइनस s1। अब जो बच्चा वो वाला वीडियो यानी इस वीडियो का वो वाला पार्ट नहीं देखा होगा जहाँ पर मैंने ये कॉन्सेप्ट को समझाया था, तो उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, बस वो रट लेगा कि a2 निकालने के लिए s2 माइनस s1 निकालना रहता है। लेकिन जो बच्चा उस पार्ट को देखा होगा उसको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर जी ये ऐसे क्यों होता है, हम लोग जानते हैं। तो मैंने वहाँ पर एक सीरीज बना के भी समझाया था। तो s2 हमारा 4 है, उसमें से 1 माइनस होगा, तो a2 की जो वैल्यू है वो हमारी 3 निकल कर क्या आ जाएगी। ये हमारा a2 निकल गया, ये हमारा a1 है। अब हम लोग निकाल लेते हैं d की वैल्यू। d की वैल्यू के लिए हम लोग a2 में से a1 को माइनस करते हैं, तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 निकल कर क्या आ जाएगा, a2 का वैल्यू। अब यहाँ से जब d का वैल्यू निकल कर के आ गया है तो सिंपली तुम लोग 10th टर्म आराम से निकाल सकते हो, यानी कि a10 निकालना था ना, तो a10 इक्वल टू a प्लस में 9d होगा। n माइनस 1 करोगे तो 10 माइनस 1 इक्वल है ना 9 हो जाता है। तो a का वैल्यू अपने को पता है 1 है, 9 मल्टीप्लाई d का वैल्यू 2 है, तो 9 टू जाए 18 और 1 19 हो जाएगा, यानी कि जो 10th टर्म है वो 19 है। तो देखो कितना पिद्दी सा क्वेश्चन था, लॉट्स वाले में दिया है तो बेसिक वाले में देना चाहिए था। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है और ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही समझा दिया है, तो तुम लोग को ज़्यादा ईजी लगा होगा। एक क्वेश्चन जो 2023 में आया हुआ है, चलो उसको समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि भैया जी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ था, थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया क्या, कम कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ था और 2023 में भी आया हुआ था। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन ईपी इज 36, शुरू के 6 टर्म का जो सम है यानी S6 से जो वैल्यू वो 36 है, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इज 256, और शुरू के 16 टर्म का जो सम है वो 256 है, यानी कि S16 का वैल्यू दिया हुआ है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो बताइए कि सम जो शुरू के 10 टर्म्स का होगा वो कितना होगा। तो कॉन्सेप्ट वही यूज़ होगा जो मैंने अभी तुम लोग को यहाँ पर सिखाया था। कौन से क्वेश्चन में कराया था यार, इतने सारे क्वेश्चन है मैं खुद ही भुला जा रहा हूँ कहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। जो हम लोगों को उसमें तो घुमा के भी दिया था, उसमें अपने को डायरेक्ट टर्म भी नहीं बताया हुआ था ना, जो नहीं बताया था 7 टर्म और नेक्स्ट वाला ये वाला था, कहाँ गया कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन कि शुरू के 7 टर्म का सम 63 था और फिर उसके बाद के जो 7 टर्म है उसका 161 था। तो हमने इसको बताया था कि बाद के 7 टर्म को निकालने के लिए यानी कि 7 + 7 करके कैसे निकालना है। तो भैया इस जैसे यहाँ पर किए थे, यहाँ पर डायरेक्ट बन जाएगा क्योंकि इसमें अपने को दिमाग भी नहीं लगाना, इसमें डायरेक्ट बोल दिया कि शुरू के 16 टर्म का सम कितना है। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे जो पहले कर चुके हैं। फटाफट लिखेंगे जो सम है यानी 6 टर्म का S6 जिसे हम बोलते हैं, उसका वैल्यू कितना दिया था 36 दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा हमारे इक्वल को साइड में 36। ठीक, ये हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, हाँ 35 वाला है। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा n डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में 6 माइनस 1 और d का जो वैल्यू है वो इक्वल टू हो जाएगा 36 के, ये हमारा 3 बन जाएगा, 3 को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2a प्लस में हमारा 5d, और ये जो 3 इधर जाकर के डिवाइड में आ जाएगा तो 36 डिवाइड बाई 3, तो ये बन जाएगा 2a प्लस में 5d इक्वल को साइड में 3 के डबल में 12 टाइम पे चला जाएगा ये। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। सेम टू सेम इसी तरीके से तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। कैसे बनेगा भैया, तो हम लोग को बोला क्या है, सम कितने टर्म्स का बोला था, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म यानी S16 का जो वैल्यू है वो हमारा 256 है। तो यहाँ पर यही हो जाएगा हमारा 16 डिवाइड बाई में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में 16 माइनस में 1। एक ही चीज़ बार बार आ रहा है तो मुझे भी थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन है ना, दिमाग लगाने में तब मजा आएगा। तो ये 8 टाइम पे कट हो जाएगा, 8 उधर भेज दो तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 2a प्लस में 15d, और 8 उधर जाकर के जब कट करेगा तो 256 बटा में 8 अगर मैं करता हूँ तो 8 चौके हमारे पास हो जाएगा, 8 3 के 24 हो जाएगा, एक आगे गया तो 8 दूनी 16 यानी कि 32 हो जाएगा, इक्वल क्वेश्चन में 32। इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया। और फिर से वही चीज़ होने वाला है, यहाँ पर तुम लोग को फिर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। इक्वेशन 2 में से है ना सब्ट्रैक्ट करोगे इस तरीके से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग वगैरह तुम लोग खुद से करते रहना, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। जब तुम कट करोगे तो 2 से ये तो a और a कट हो जाएगा, 15 में से 5 माइनस होगा तो 5d आ जाएगा, ये तुम्हारा 20 हो जाएगा। फिर d का वैल्यू निकालने के लिए 5 उधर ट्रांसफर करोगे तो ये तुम्हारे पास d का जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगा यहाँ पर से 2। तो d का वैल्यू जब तुम्हारा 2 निकल करके आ जाएगा तो तुम इसको फिर ईजिली पुट कर देना किसी भी इक्वेशन में, चाहे तुम इक्वेशन 1 में करो चाहे 2 में करो, तो जो a का वैल्यू वो तुम्हारा 1 निकल करके आ जाएगा। जब तुम इसको सब्स्टिट्यूट करोगे d का वैल्यू को, इसमें भी पुट करोगे तो भी a का वैल्यू 1 आएगा, इसमें पुट करोगे तो भी a का वैल्यू 1 ही आएगा। तो d और a का वैल्यू निकल गया। अब तुमको क्या बोला था, S10 बोला था, तो S10 के लिए वही 10 डिवाइड बाई में 2, ब्रैकेट के अंदर 2a होता है तो 2 मल्टीप्लाई 1, फिर ये हो जाएगा 10 माइनस में 1 और d के बदले में हमारा 2 निकल चुका है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से 5, ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस में ये 9 2 जो हो जाएगा हमारे पास 18, तो 20 और 25 जो कितना होता है 100 होता है, यानी कि हमारे पास S10 का जो वैल्यू होगा वो 100 होगा। तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। तो चलो हटाओ, बता ये सब क्वेश्चन बस एग्जाम में आ चुका है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। बच्चे लोग बोलते हैं ना कि बार कि सर बहुत मुश्किल पेपर अब आता है, तो देखो तुम लोग सोच लो कि मुश्किल पेपर पहले आता था 2013-16 वाला जो क्वेश्चन है तुम लोग को मुश्किल वो लग रहा होगा, ये सब क्वेश्चन 2023 वाला कितना आसान लग रहा होगा, ठीक। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बनेगा। बाकी देखो जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, ये सब क्वेश्चन मैंने अपने NCERT वाले वीडियोज़ में बना ही दिए हैं, बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम वहाँ पर तुम लोग जाकर देख सकते हो। मैंने कई वर्ड प्रॉब्लम सिखाए हैं, वर्ड प्रॉब्लम भी सेम उसी तरीके से बनता है जो तुम लोग यहाँ पर बना रहे हो, ठीक। तो अब मैं मेन जो है ये 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो 2023 में आया हुआ था, हॉट्स वाले क्वेश्चन है। इन दोनों को ध्यान से समझना, ज़्यादा मुश्किल ये भी नहीं है, इजीली समझ में आ जाएगा अगर कॉन्सेप्ट समझोगे तो। क्वेश्चन क्या है 46 वाला कि द रेशियो ऑफ 11th एंड 18th टर्म ऑफ AP इज 2:3। 11th टर्म और 18th टर्म का रेशियो दे दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म का और 21st टर्म का, ठीक है। 5th और 21st टर्म का रेशियो निकालना है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल्सो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म, यानी कि पहले तो टर्म्स का रेशियो निकालो और फिर इनके सम का भी जो है वो भी रेशियो निकालो। और अपने को रेशियो किसका दिया हुआ है, तो 11th का और 18th टर्म का रेशियो दिया हुआ है। तो दिखने में कितना खतरनाक लग रहा है कि साला सब रेशियो दिया हुआ है, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। चलो समझाता हूँ कैसे बनेगा। तो देखो सबसे पहले क्या बोला है कि जो रेशियो है 11th और 18th टर्म का वो 2:3 है। तो अगर मुझे 11th टर्म निकालना हो तो A11 के लिए मैं क्या करूँगा, A प्लस में 10D करूँगा। अब मत पूछना कि सर ये 10D कहाँ से आया, 11D क्यों नहीं हुआ, तो उल्टा लटका के मारूंगा बेटा, क्योंकि ये सब चीज़ें फर्स्ट वाला एक्सरसाइज में तुमको सिखाया था। उसी तरीके से अगर मुझे 8th टर्म निकालना है, सॉरी 18th टर्म बोला है, तो 18th टर्म के लिए A प्लस में हमारे पास 17D हो जाएगा। अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनका ही जो रेशियो है, यानी कि A11 का और A18 का जो रेशियो है वो 2:3 यानी कि 2/3 हो जाएगा। A11 के बदले में A प्लस में 10D पुट कर दो और नीचे में हमारे पास A18 के बदले में A प्लस में 17D पुट कर दो, इक्वल के साइड में 2/3 हो जाएगा। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगा। 3 का A से मल्टीप्लाई होगा तो 3 है, 3 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 30D आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 2 का A से मल्टीप्लाई हुआ तो 2A और ये हो जाएगा 17 2 हमारे पास 34D। अब D को एक साइड कर दो, A को एक साइड कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3A माइनस में 2A इक्वल टू साइड में 34D माइनस में हमारे पास 30D। तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारा A इक्वल टू ये माइनस होकर के हमारा जाएगा 4D। तो A की जो वैल्यू है वो 4D के बराबर है। इस क्वेश्चन नंबर इसको 1 मान करके बस इसी से तुम्हारा खेल खत्म होगा पूरे क्वेश्चन का। अब हमसे क्या बोला है कि जो रेशियो है 5th टर्म का और 21st टर्म का वो बताइए। तो हम लोग को पता है कि अगर अपने को 5th टर्म का और 21st टर्म का रेशियो निकालना है तो उसके लिए हम जानते हैं A 5th का मतलब क्या होगा, A प्लस में 4D। और उसी तरीके से 21st टर्म के लिए क्या होगा, तो A प्लस में 20D, बस 1 कम कर दो। तो अब A के बदले में 4D आया था ना, तो बस आप लोग जहाँ जहाँ पर भी A है वहाँ पर 4D पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख करके। तो ये तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा A के बदले में 4D प्लस में हमारे पास 4D तो है ही, नीचे में भी A के बदले में 4D और प्लस में हमारे पास 20D। तो ये बन गया तुम्हारे यहाँ से 4 और 4 8D और नीचे में तुम्हारे पास हो जाएगा ये 24D। D से उड़ा दो D को, 8 एकम 8, 8 3 के 24, यानी कि बब्बुआ लोग A5 डिवाइड बाई A21 का जो रेशियो है वो है 1:3, यानी कि 5th टर्म का और 21st टर्म का जो रेशियो है वो 1:3 होगा। उसी तरीके से अपने को सम वाला रेशियो भी बोला था, तो उसको भी यहीं पर निकाल देता हूँ फटाफट। हम लोग से बोला था कि जो सम है हमारा 5th टर्म का और सम जो है हमारे पास 21th टर्म का, उसका भी रेशियो बताइए। तो इसके लिए भी वही काम करना है। हम लोग को फॉर्मूला पता है n डिवाइड बाई 2 होता है, तो n डिवाइड बाई 2 करने से अच्छा मैं डायरेक्ट 5 डिवाइड बाई 2 लिखता हूँ, टाइम बर्बाद नहीं करने का। अब तुम लोग इतना समझ में आ ही गया, तुम लोग इतना होशियार हो गए हो, तो 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2A होता है, ठीक है। तो अगर मैं 2A को, अभी A का वैल्यू तो अपने को 4D है ना, चलो एक बार लिख ही देता हूँ, लेकिन 2A कर देता हूँ ना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। 2A फिर n-1D होता है, तो n-1 यानी कि 5-1 होगा, क्योंकि हम लोग 5th टर्म का निकाल रहे हैं। तो 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 आएगा, तो यहाँ पर भी हमारा 4D ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 4D आ गया, समझिए ना 4D कहाँ पर से आया, तो
n-1d जो हमारा फॉर्मूला है, कंप्लीट फार्मूला, उसी को मैंने सॉल्व करके लिख दिया। उसी तरीके से नीचे में हमारे पास 21 वाले में 21 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a और प्लस में यहाँ पर हमारा 20d हो जाएगा, सेम टू सेम। अब यहाँ पहले तो 2 से 2 को उड़ा दो क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है। ये हो जाएगा तुम्हारा 5 डिवाइड में नहीं 5 है, और फिर इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड पूरा लगा देते हैं। ये हो जाएगा 2a के बदले में फिर से हम लोग को पता है कि a का वैल्यू 4d है, तो 2a का वैल्यू कितना होगा, 2a का वैल्यू का मतलब हो जाएगा हमारा a के बदले में 4d और उस 4d का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा 8d हो जाएगा। तो 2a के बदले में तुम यहाँ पे डायरेक्ट 8d कर दो, ठीक है। और फिर प्लस में हमारे पास 4d तो है ही। उसी तरीके से नीचे में जो 21 है उसको उतारो, ये भी 2a के बदले में 8d हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर 20d। जब तुम लोग बोर्ड एग्जाम में बनाओगे ना, तो जब कभी भी किसी का वैल्यू पुट करोगे, जैसे यहाँ पर हमने a का वैल्यू d वाले में कन्वर्ट किया, तो बगल में यहाँ पर जरूर बता दो कि तुमने क्या किया है। तो तुम यहाँ पर अगर इसको इक्वेशन 1 लिखे हो तो इसको शॉर्टकट में तुम ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हम लोग इक्वेशन 1 का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि a = 4d जो है वो यूज़ कर रहे हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा बबुआ लोग यहाँ पर से, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 8 और 4 12, तो ये हो जाएगा 12 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 5 जो तुम्हारे पास आ जाएगा 60d, ठीक है, d भी है क्योंकि। और नीचे में हमारे पास ये हो जाएगा 28 के जब 21 से मल्टीप्लाई होता है तो वो आता है 588 और d जो है वो उतर जाएगा। d से d को उड़ा दो, दोनों 12 से कट हो जाएंगे, 12 के टेबल में 12 5 जा 60 हो गया। यहाँ पर हमारे पास 12 का टेबल में 12 का टेबल हमारे पास 4 टाइम पे हमारे पास हो जाएगा 48, बचेगा हमारे पास 10 आगे जाकर के 108 बना देगा, तो 12 के टेबल में 9 टाइम पे 108 आ जाएगा। तो जो हमारा सम ऑफ 5 डिवाइड बाई सम ऑफ 21st टर्म जो है वो 5 डिवाइड बाई 49 है। तो ये पहला रेशियो था, ये दूसरा रेशियो, और इसी के साथ क्वेश्चन होता है खत्म। इस तरीके से तुम्हारा 46 वाला क्वेश्चन कितना आराम से बन जाता है। तो 2023 का अगर एग्जाम दिए रहते हो तुम लोग इजीली बना लेते इस क्वेश्चन को। मुझे उम्मीद है तुम लोग से कि अब तुम लोग होशियार बन गए हो, समझदार बच्चे हो गए हो। इसी टाइप से जो अगला क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसको मैं फिलहाल नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा। सेम क्वेश्चन है, देखो हो सकता है अलग अलग सेट में आए हो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि द रेशियो ऑफ 11th एंड 17th टर्म ऑफ AP इज 3:4। सेम वही चीज़ है, बस वहाँ 2:3 था, यहाँ पर 3:4 कर दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th एंड 21st टर्म, वही चीज़ यहाँ पर कर दिया है। AP एंड ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ 5th एंड 21st टर्म। तो तुम सेम टू सेम वही क्वेश्चन को बस यहाँ पर घुमा दिया है। बस ये वाला जो शुरू का जो था ना, यहाँ पर हम लोग A11 और A18 लिखे थे, यहाँ पर तुम लोग को A11 और A17 करना है और कुछ नहीं करना है। तो चलो तुम लोग इसको बनाओ और मुझे कमेंट में इसका आंसर जो है वो बताओ। अब हमारा ये जो चैप्टर नंबर 5 था बच्चा लोग पूरा कंप्लीट होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर तुम चाहते हो कि जो बचे हुए क्वेश्चन अगर मैं उसका भी वीडियो बनाऊँ तो जल्दी से बहुत सारे बच्चे कमेंट करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, तो मैं जरूर बनाऊंगा। साथ ही अगर तुमको सैम्पल पेपर चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए PYQs के साथ सैम्पल पेपर जो मैंने बनाए 4 सैम्पल पेपर, तो उसके लिए तुम लोग हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हो। लिंक तुमको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।